हेलो गाइस, मैं आप लोग के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसका नेम एक्सक्लूसिव फेरी टेल है। ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड शाओतो दिखाई जाती है और मेल लीड लिंग चाओ दिखाया जाता है, जो शाओतो से पूछा होता है कि क्या तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, तो वो उसे ठीक से बता नहीं रही होती और लिंग चाओ कहने लगता है कि कहीं तुम्हारे डैड ने मना तो नहीं कर दिया, और काफी ज्यादा यही बातें कर करके उस पर चिल्ला रहा होता है। ये देखकर शाओतो कहने लगती है कि तुमने मुझ पर चिल्लाना क्यों स्टार्ट कर दिया है। तो लिंग चाओ कहता है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें देखना चाहता हूँ अपने सामने। तो वो कहने लगती है कि तुम हमेशा तो मुझे देखते हो, बल्कि हम एक दूसरे के सामने तो हमेशा रहते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, इससे हटकर मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में हमने इकट्ठे ही होना है ना। शाओतो को तो उसकी बातें समझ नहीं आ रही होती, पर लिंग चाओ उसके क्लोज जरूर आई जा रहा होता है। और यहीं से हमें बताया जाता है कि असल में शाओतो का लिंग चाओ क्या लगता है। शाओतो पहले तो अपना नेम बताती है और उसके बाद कहती है कि लिंग चाओ कोई और नहीं बल्कि मेरा एक छोटा भाई है, जिसको हमेशा मैंने छोटे भाइयों की तरह पाला है। और अंदर अंदर से तो शाओतो लिंग चाओ के साथ बहुत सी मस्तियां वगैरह भी कर जाती थी, वो चीजें भी खिला देती थी जो लिंग चाओ खाना नहीं चाह रहा होता था। और यहीं से इनकी लाइफ में रोमांस भी इनका दिखाया गया है कि किस तरह एक दूसरे को लाइक करने लगे थे, क्योंकि ये उसका कोई रियल ब्रदर नहीं था बल्कि बस भाई की तरह मानती थी, क्योंकि दोनों की मॉम्स आपस में फ्रेंड्स थी। इनकी ये स्टोरी चली रही होती है तो हमें 3 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओतो का रिजल्ट आता है। तो उसके मॉम डैड तो उसको काफी डांट रहे होते हैं कि तुमने देखो कितने गंदे मार्क्स लिए, अगर तुम लिंग चाओ जितना आधा भी पढ़ती होती तो आज तुम्हारे अच्छे नंबर होते। तो वो लिंग चाओ से नंबर पूछने लगती कि तुम्हारे कितने आए, तो वो बताता है कि 680 आए। तो अपनी मॉम से कहने लगती है कि इसके हाफ से 10 नंबर ज्यादा आया मेरे। अब इसकी मॉम तो इसकी बातों से तंग आ गई थी, पर थोड़ा बहुत इसका डैड इसका साथ दे रहे होते हैं। पर डैड पूछने लगते हैं कि तुम्हारा क्लास में रैंक क्या है, तो वो बताती है कि 29। तो फिर डैड पूछने लगते हैं कि अच्छा तो क्लास में बच्चे कितने हैं, तो वो बताती है कि 30। अब ये सुनकर तो उसके डैड भी उसे डांटने लगते हैं, पर फिर भी उसे कहने लगते हैं कि तुम एक बच्चे से तो ऊपर हो ना, इसका मतलब तुम एक अच्छे हाई स्कूल में जा सकती हो। अभी यही बात चली रही होती है तो लिंग चाओ शाओतो के डैड मॉम को बता देता है कि जो आखिरी बच्ची थी ना, उसने तो बीमार होने की वजह से एग्जाम ही नहीं दिया। ये सुनकर तो शाओतो जल्दी से उसका मुंह बंद करने लगता है। उसकी मॉम डांटने लगती है कि तुम उसको चुप करवाने के चक्करों में मार ना दो, और वैसे भी तुम मुझे अपने घर पर नहीं चाहिए, जहाँ पर मर्जी दफा हो जाओ, मुझे तुम नजर नहीं आनी चाहिए। अब यही बात शाओतो सुनती है तो कहने लगती है कि हाँ हाँ ठीक है, और लिंग चाओ को भी अपने साथ से उठाकर लेकर जाने लगती, क्योंकि वो अब लिंग चाओ के घर पर रहने के लिए जा रही थी। शाओतो जब लिंग चाओ के घर पर पहुंचते हैं तो लिंग चाओ की तो मॉम शाओतो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, यहाँ तक के उसे बताने लगती कि गैस करो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। तो उसके लिए एक न्यू स्लीपर्स लेकर आई होती है, जिसको देखकर तो शाओतो बहुत ही खुश हो रही होती है। और पीछे से लिंग चाओ अपनी मॉम से कहने लगता है कि मेरे स्लीपर्स तो टूट चुके हैं, मुझे क्यों नहीं ले लेकर देती। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि हाँ मैं तुम्हारे शूज को बाद में ग्लू लगा दूंगी। इसी बात को सुनने के बाद तो लिंग चाओ के हाथ से वो टूटा शूज भी नीचे गिर जाता है। तो वो पूछने लगता है कि मैं क्या पहनूं। जैसे उसकी मॉम उसके लिए कोई शूज ढूंढने लगती है तो वहाँ पर उसके डैड के शूज नजर आते हैं, जिन्हें देखकर तो वो सैड सी हो जाती है, पर शाओतो उसे जल्दी से एक पिंक शूज दे देती है, जिसे पहनने के बाद लिंग चाओ तो कहने लगता है कि पिंक कितना अगली कलर है। और शाओतो जो लिंग चाओ के रूम में जाकर उसके कंप्यूटर को यूज करने लगती है, वहाँ पर एपिसोड्स वगैरह देखने लगती है, जिस पर लिंग चाओ तो आकर कंप्यूटर को बंद कर देता है। तो वो उससे लड़ने लगती है कि तुमने क्यों बंद किया, एक पुराना कंप्यूटर है वो भी तो मुझे नहीं देते, बाबा बंद कर देते हो। तो वो उससे कहता है कि 29 रैंक वाली अपना जरा पेपर तो देना। तो शाओतो उसको अपना पेपर देके दोबारा से देखने लगती है, तो फिर से लिंग चाओ उसे नहीं देखने देता और कहने लगता है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो वो उससे कह रही होती कि प्लीज मुझे एक एपिसोड देखने दो, मैं एक के बाद पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी ना। पर लिंग चाओ फिर भी नहीं मानता, बल्कि कहने लगता है कि मुझे बड़ा भाई को, क्योंकि हमेशा से शाओतो उसको छोटा ही भाई कहती आई है। पर वो कहने लगती कि नहीं मैं तो नहीं कहूंगी, ये तो गलत बात है ना, तुम मेरे छोटे भाई हो तो मैं तुम्हें बड़ा भाई क्यों कहूँ। और उसके हाथों को फिर से कंप्यूटर चलाने से रोक लेता है, यहाँ तक के इन दोनों में तो छोटी सी फाइट भी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें शाओतो का हाथ गलती से इसके छोटे होने की पिक्स पर लग जाता है, जिस पर वो उन पिक्स को देखने लगते हो। कहने लगती है कि तुम तो छोटे होते भी काफी क्यूट थे। और पिक्स में हम देखते हैं कि लिंग चाओ ने तो अपने डैड की पिक भी नहीं रखी होती उसमें। और फिर इन दोनों की बातें चली रही होती है, इतने में लिंग चाओ की मॉम आवाज देकर कहती है कि डोर नॉक हो रहा है, तो तुम जाकर डोर ओपन कर दो। लिंग चाओ भी डोर ओपन करने के लिए जाता तो है, पर डोर पर एक लड़की होती है जिसका नेम शॉलिंग होता है, और शॉलिंग एंट्री तो काफी अच्छे से ले रही होती है। और फिर आगे आते हुए जब गिरने लगती है तो अपने आप को संभालने के बाद लिंग चाओ से बहुत ही ज्यादा फ्लर्टी वे में कहने लगती कि ये मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट कुकीज बनाए हैं। पीछे से इनकी सारी बातें आकर शाओतो भी सुन रही होती है और कहने लगती है कि तुमने चॉकलेट कुकीज बनाया, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो शाओतो से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई अपना घर नहीं है। तो वो कहने लगती कि ये मेरी गॉड मदर का घर है, इसका मतलब ये मेरा भी घर है, और वैसे भी हम दोनों तो सिबलिंग्स हैं, चाहे ब्लड से ना हो। पर लिंग चाओ उसके मुंह में कोके देते हुए उसका मुंह बंद करवा देता है। और फिर शॉलिंग लिंग चाओ से कहने लगती है कि स्कूल में मिलेंगे, पर शाओतो आगे से बोलने लगती है कि तुम तो मेरी क्लास में पढ़ती हो। और फिर उसके जाने के बाद शाओतो को लिंग चाओ पकड़ कर लेकर जाने लगता है कि तुम जाकर पढ़ो, और वैसे भी वो तुमसे ज्यादा अच्छा पढ़ती है। और फिर वो दोनों जब साथ में स्कूल जा रहे होते हैं तो शाओतो से कहने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम का बर्थडे आ रहा है, तो तुम क्या प्रेजेंट देने का सोच रहे हो। तो वो कहने लगता है कि अभी मैंने सोचा नहीं, कुछ दिनों बाद सोच लेंगे
कि हमने क्या देना है। और फिर शाओतो उससे बात करने लगती है कि मैं क्या गिफ्ट देना चाहती हूँ और उसको भी कहती है कि मेरी हेल्प करना। तो वो उसको उसके सारे पिछले गिफ्ट गिनवाने लगता है कि तुमने क्या क्या किया था और क्या दिया था, यहाँ तक कि उसकी सारी खड़ी मुसीबतों को यही संभालता था। और कहने लगता है कि अब की बार तो मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करना चाहता और न ही मुझे तुम्हारे गिफ्ट के मामले में आना है। ये कहकर लिन चाओ तो वहाँ से चला जाता है। शाओतो जब क्लास में पहुँचते तो उसकी फ्रेंड हाउशिंग भी आ जाती जो उससे आकर बातें वगैरह करने लगती है और बताने लगती है कि आज का स्कूल में क्या हो रहा है। और बता रही होती है कि 3 लोग आए हुए हैं जो किसी को पकड़ ले तो बहुत ही ज्यादा मारते हैं। और एक क्लासमेट के बारे में बता रही होती है कि उसका तो मुझे लगता है सर भी फट गया, पता नहीं आज स्कूल कैसे आएगा। इतना ही कहना होता तो वो क्लासमेट आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। शाओतो से देखकर कहने लगती कि क्या तुम इसकी बात कर रही थी, तो वो कहने लगती कि शायद छोटी सी होगी चोट। और फिर जब और भी उसके बारे में बातें बता रही होती है तो शाओतो देखती है कि वो तो हंस रहा है। तो कहने लगती है कि अगर उसके साथ इतना कुछ हुआ है तो वो स्माइल कैसे कर सकता है। इतने में हाउशिंग अपने मोबाइल से एक आइडिया की पिक देखने लगती है जिसको देखकर वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। उसकी ये बातें और उसका मोबाइल उसके प्रोफेसर आके पीछे से देख लेते हैं, उसके मोबाइल को पकड़ते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारी जगह पे मैं इसे प्रोटेक्ट कर लेता हूँ। ये कहकर उसके पास उसका मोबाइल ले जाते हैं क्योंकि क्लास में मोबाइल यूज करना अलाउ नहीं था। और साथ ही साथ एक और बच्चे की कॉमिक बुक भी ले जाते हैं। और जब अपना लेक्चर देने के लिए जा रहे होते हैं तो गिरने लगते हैं। सभी बच्चे उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। तो वो कहने लगता है कि मैं मानता हूँ मैं आप लोगों को ज्यादा डांटता नहीं हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग ऐसी हरकतें करना स्टार्ट कर दो। और कहने लगते हैं कि ये मोबाइल फाइनल के बाद मिलेगा। अब ये सुनकर तो हाउशिंग को तो हो जाता है कि फाइनल तो काफी दूर है, मेरा मोबाइल के बगैर कैसे गुजारा होगा। यहाँ तक कि स्कूल एंड होने के बाद भी काफी सैड बैठी होती है उसे देखकर। शाओतो कहने लगती कि क्या हुआ, तो वो कहने लगती है कि मैंने तो अभी जाकर अपने एक फ्रेंड से मिलना था, तो अगर मैं ना मिल पाई और ना ही उससे कांटेक्ट कर पाई तो वो तो मुझे वैसे ही फैन ग्रुप से निकाल देगी। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद शाओतो अपना मोबाइल निकालते हुए कहने लगती है कि मैं तुम्हें अपना मोबाइल दे देती हूँ। हाउशिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है मोबाइल मिलने के बाद। और शाओतो जब बाहर अपनी साइकिल लेने के लिए जाती है तो लिन चाओ की साइकिल वहाँ पर पहले ही गिरी होती है। ये देखकर वो तो सोचने लगती है कि लिन चाओ कहाँ पर है, पर वैसे ही पास में वो ब्लड ड्रॉप्स भी देखती है। ये देखकर तो उसे अपनी दोस्त की वही बात याद आती है कि 3 लोग अपना काम करने के बाद 3 पत्ते वहाँ पर फेंक जाते हैं। वहाँ पर सच में 3 पत्ते भी पड़े होते हैं। ये देखने के बाद तो शाओतो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और जल्दी से साइकिल निकाल कर लेकर जाने लगती है उसको ढूंढने के लिए। हर जगह जाकर ढूंढ रही होती है पर लिंग उसको कहीं पर भी नहीं मिल रहा होता। और लिंग जो घर पर पहुंच चुका था, घर पर पहुंचने के बाद दोनों के मॉम डैड आपस में बैठकर खेलने लगते हैं और यहाँ तक कि लिंग चाओ को भी कहते हैं कि हमारे साथ बैठकर खेलो। पर लिंग चाओ तो जब शाओतो को घर पर नहीं देखता तो शाओतो को कॉल करता है, पर उसका मोबाइल तो उसकी फ्रेंड के पास था तो वो तो बता देती है। पर लिंग चाओ घर वालों को कुछ भी नहीं बताता। कहने लगता है कि वो अपनी फ्रेंड के घर पर पढ़ने के लिए गई हुई है। उसके घर वाले भी कोई भी टेंशन नहीं ले रहे होते। लिंग चाओ से ये बहाना लगा के चला जाता है कि मैंने कुछ बुक्स लेने के लिए जाना है तो मैं जा रहा हूँ। अब ये बात कहकर लिंग चाओ घर से शाओतो को ढूंढने के लिए निकल जाता है और एक शॉप पे जाकर शाओतो की पिक दिखाता है तो वो आदमी पहचान भी जाता है। कहने लगता है कि वो एक नोट छोड़कर गई और यहाँ तक कि वो एक लड़के की पिक भी छोड़कर गई है। जैसे लिंग चाओ उस पिक को देखता है तो वो कोई और पिक नहीं बल्कि इसकी पिक होती है। और फिर दूसरी शॉप पर जाके पूछता है तो वो आदमी भी इसे बताने लगता है कि हाँ वो यहाँ पर आई थी और उसके बाद इस तरफ चली गई 3 लड़कों के साथ। जब लिंग चाओ उस तरफ जाता है तो वहाँ पर देखता है कि शाओतो को सच में 3 लड़कों ने घेरा होता है जो उसको नाइफ भी दिखा रहे होते हैं। ये देखकर लिंग चाओ पीछे से जाकर उसको मारने ही वाला होता है तो फौरन से शाओतो बोल पड़ती है और इसके बाद पता लगता है कि वो तो शाओतो को इतना कुछ भी नहीं कह रहे थे बल्कि कह रहे थे कि हमारे पैसे दो जो तुमने हमारा बर्गर गिराया है। पर शाओतो के पास तो पैसे नहीं होते क्योंकि वो जब लिंग चाओ को ढूंढ रही थी तो उसने देखा था कि एक के साथ एक ड्रिंक फ्री है। तो वो ये देखकर कहने लगती कि नहीं ड्रिंक से ज्यादा लिंग चाओ इम्पोर्टेंट है, पर फिर भी वो ड्रिंक लेकर जाने लगती है। और अभी लिंग चाओ शाओतो की जगह उनके पैसे वापस कर रहा होता है और एक्स्ट्रा जब पैसे दे देता तो वो भी उसके एक्स्ट्रा वापस पैसे करते हैं, पर वो थोड़े उससे ज्यादा ही दे देते हैं और कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं तुम रख लो, आखिर ये हमारी एक न्यू बेस्टी जो बन गई है। और शाओतो भी कहने लगती कि तुम लोग कितने अच्छे हो। और वापस घर आने के बाद दोनों ही भीग चुके होते हैं और लिंग चाओ तो शाओतो के बालों को सुखाने लगता। कहने लगता है कि तुम कहाँ पर चली गई थी और मुझे क्यों ढूंढी। तो वो कहने लगती है कि मुझे लगा कि तुम्हारे साथ पता नहीं क्या हो गया है और तुम कहाँ पर गए थे स्कूल के बाद। तो वो कहने लगते कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया था। तो कहती कि मुझे बताकर जाना था ना, मेरे दिल में पता नहीं कितने अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। तो वो उसे कहने लगते कि मेरे बारे में फिक्र नहीं करो, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। तो शाओतो कहने लगती कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। अब इसी से उसको उसके छोटे होने वाली बात याद आ जाती जब उसने शाओतो को कहा था कि मेरे डैड क्या हमेशा के लिए मुझे और मेरी मॉम को छोड़कर चले गए हैं। तो वो कहने लगती कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे डैड का वेट करूंगी, हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन बनकर रहूंगी। और ये सारी बातें पीछे से लिंग चाओ की मॉम भी सो रही होती हैं और लिंग चाओ जो शाओतो को सीधा करके उसे साफ करने लगता है और फिर उसी टॉवल के साथ लिंग चाओ जब अपने आप को साफ करने लगता है तो लिंग चाओ की नजर शाओतो पर जाती है। शाओतो को देखते ही रह जाता है। शाओतो से कहने लगती है कि तुम कहाँ पर देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, चलो नीचे बैठकर अपना सर साफ करो, तुम काफी लंबे हो। पर लिंग चाओ तो उससे भी टॉवल ले लेता है दोनों की। फिर से जब लड़ाई स्टार्ट होने लगती है तो शाओतो उसको अपनी तरफ खींच लेती है और इस बात पर लिंग चाओ कह रहा होता है कि पहले ये मेरी बड़ी बहन थी पर इस टाइम के बाद से मेरी फीलिंग इसके लिए डिफरेंट
एक्सीडेंट हो गई। लिंग चाओ छोटे होते दिखाया जाता जो रो भी नहीं रहा होता, उसके डैड तो बेट लगा देते हैं कि अगर किसी ने इसको रुला कर दिखा दिया तो मैं उसको पैसे दूंगा, पर कोई भी ये ट्राई नहीं कर रहा होता। बल्कि इतने टाइम में शाओतू की मॉम अंदर से उसे लेकर जरूर आ जाती। जैसे शाओतू रोने लगती है तो लिंग चाओ भी रोने लगता है। ये देखकर तो लिंग चाओ की मॉम शाओतू को अपनी बेटी बना लेती है और इसी दिन के बाद से ये दोनों एक साथ रोते थे और हमेशा एक साथ ही चुप होते थे। यहाँ तक कि बड़े होने के बाद शाओतू तो उसका खाना भी खा जाती थी और फिर जब दोनों एक साथ घूमते थे तब भी वो उसको गिरवा कर चोट लगवा देती, जिसकी वजह से वो व्हीलचेयर पर आ गया था। और उसके बाद कुछ लड़के उसको बुली करने के लिए आते हैं तो उसे बचाने के लिए वो उनकी तरफ एक स्टोन फेंकती है, जो स्टोन उन लड़कों को तो नहीं लगता बल्कि लिंग चाओ को जाकर लग जाता है, जिसकी वजह से अब तो वो बेड पर आ गया था व्हीलचेयर से। और डेली शाओतू नीचे से खड़े होकर उसको आवाज देती थी कि आज हम खेलने चलते हैं, पर लिंग चाओ तो कभी भी उसको अपनी बहन नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि हर बार बस वो अपना हुक्म चलाती थी और उसको हमेशा चोटें लगवाती थी, जिसकी वजह से लिंग चाओ को उसके साथ खेलना पसंद नहीं था। यहाँ तक कि बड़े होने के बाद भी वो लिंग चाओ को नीचे खड़े होकर आवाज देती है, पर लिंग चाओ तो हैंडफ्री लगा कर बैठ जाता है ताकि मुझे आवाज भी ना आए इसकी। और हमें हाई स्कूल का टाइम दिखाया जाता है जिसमें एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नेम यिनजी होता है। यिनजी जैसे ही आता है तो लड़कियां तो उसको देखकर कहने लगती है कि कितना ज्यादा हैंडसम है। ये सुनकर यिनजी खुश हो रहा होता है, पर इतने में वहाँ से लिंग चाओ गुजरने लगता है, पर उसे लड़कियां देखकर कहती है कि जब इसने साइड में बैग ऐसे पहना होता तो ये कितना प्यारा लगता है। अब ये सुनकर तो यिनजी को जरा अच्छा नहीं लगता, तो वो भी लिंग चाओ के पास चला जाता, उसे मॉर्निंग कहता है, पर लिंग चाओ तो उसे बिल्कुल भी मुंह नहीं लगा रहा होता। तो वो उसे कहने लगता है कि एक्सक्यूज मी, आपको पता है कि मैं कौन हूँ? तो वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आप कौन हो। तो वो उसे बताने लगता है कि जो लास्ट टाइम एक टेस्ट हुआ था ना उसमें मेरी सेकंड पोजीशन थी जबकि तुम्हारी फर्स्ट थी, पर मेरे तुमसे बस थोड़े से मार्क्स से तो कम है। तो लिंग चाओ उसे कहने लगता है कि मैंने काफी ज्यादा टेस्ट दिए थे, मुझे नहीं याद कि मैंने कौन कौन से टेस्ट दिया और मेरी क्या क्या पोजीशन आई और ना ही किसी और का पता है। यह बात कहकर लिंग चाओ तो वहाँ से चला जाता है, पर उसके जाने के बाद कहने लगता है कि मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ और मेरी सेकंड पोजीशन क्यों आई। इतने में लिंग चाओ के पास शाओतो आ जाती। शाओतो को देखकर वो उसे बताने लगता है कि ये तुम्हारे क्लासमेट है ना? तो वो कहने लगती है कि हाँ, ये पागल सा मेरा ही क्लासमेट है। तो वो कहने लगता है कि ये एक नहीं बल्कि तुम्हारी तो पूरी क्लास ही ऐसे लोगों से भरी हुई है। शाओतो तो अपनी क्लास में पहुंच चुकी थी और दूसरी तरफ लिंग चाओ की क्लास दिखाई जाती है जिसमें मैम पूछती है कि लिंग चाओ कहाँ पर है, पर लिंग चाओ से पहले एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नेम जियांग होता है। अब जियांग को तो देखकर जायसी देखता ही रह जाता है। इसी में पीछे से लिंग चाओ जियांग से कहने लगता है कि क्या तुम थोड़ा जल्दी चल सकती हो? तो वो जल्दी चलकर अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। लिंग चाओ भी अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ शाओतो की क्लास दिखाई जाती है जिसमें क्लास मॉनिटर सिलेक्ट करना होता है। तो सर कहते हैं कि पहले दो रोल नंबर्स जो हैं उनमें से पहले एक आकर अपनी स्पीच दे ताकि बच्चे सब वोटिंग करने में डिसाइड करें कि कौन किसको वोट करेगा। अब सबसे पहले यिनजी आता है और यिनजी आकर इतनी ज्यादा बातें करने लगता है, इतना बोलने लगता है कि हाफ टाइम तो वही खा जाता है। और उसके बाद दूसरे रोल नंबर की बारी आती है, पर बाकी सब तो पहले से काफी थक चुके थे, इसलिए वो सोच रहे होते कि पता नहीं ये कितना लंबा बोलेगा, पर वो आते साथ सिर्फ छोटी सी बात करके वहाँ से चला जाता है। ये देखकर तो सभी खुश हो जाते हैं कि उसकी तरह इतना लंबा बोल कर नहीं गया। और लिंग चाओ की क्लास दिखाई जाती है जिसमें जो न्यू लड़की जियांग आई थी वो क्लास फेलो जाए को एक पेज पर कुछ लिखकर भेजती है। जाए तो बहुत खुशी पढ़ रहा होता है कि इसने क्या लिखा होगा, क्योंकि उसको तो पहली नजर में ये अच्छी लग गई थी। वो जब पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि क्या तुम भाई की सफाई वगैरह चेक करने के लिए नहीं जाओगे क्योंकि मैं जाना चाहती हूँ? तो वो तो फौरन से मान जाता है कि हाँ ठीक है, और लिंग को भी कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि लिंग ही जाने वाला था। और यहाँ शाओतो की क्लास में सर पर्ची वगैरह निकालने लगते हैं बच्चों को बुलवा कर, जिसका नंबर लिखने का वही आज स्कूल की सफाई करने वाला था, जिसमें सबसे थर्ड लास्ट रोल नंबर का भी नाम निकलता है। तो सभी क्लास उस पर हंस रही होती है और जब वो एक पर्ची निकालने के लिए जाता है तो उसमें 30 रोल नंबर निकलता है। अब शाओतो तो इस पर भी काफी हंस रही होती है, पर उसे तो बाद में पता लगता है कि 30 रोल नंबर तो मेरा ही है। और वैसे उसके दांत वापिस अंदर चले जाते हैं। अब शाओतो जब सबके साथ मिलकर सफाई वगैरह कर ही रही होती है तो हाशु कहने लगती है कि फ्रेंड्स इतनी अच्छी होती है कि काम वगैरह करती है, पर एक तुम फ्रेंड हो जो मेरी हेल्प ही नहीं कर रही। तो शाओतो कहने लगती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ पर क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैंने यहाँ का काम भी तो करना है और मैं वहाँ तुम्हारे लिए ऑफिस में तुम्हारा मोबाइल लेने के लिए तो नहीं जाऊंगी ना। अब ये सुनकर हाशिंग तो उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। अब शाओतो तो उसकी ये बातें सुनने के बाद कह देती है कि हाँ ठीक है, मैं चली जाऊंगी तुम्हारा मोबाइल लेने के लिए चोरी चोरी। वो उससे इतना ज्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ लिंग चाओ दिखाया जाता है जो जियांग के साथ आ रहा होता है, हर जगह को अच्छे से देख रहा होता है। तभी वो शाओतो के पास भी पहुंच जाता है। शाओतो भी कहने लगती कि हाँ देख लो, मैंने काफी अच्छे से साफ किया है। पर वो देखने के बाद कहता है कि गंद तो नीचे पड़ा हुआ है, पर जियांग कहती है कि ये तो लीव्स वगैरह हैं, ये थोड़ी ना गंद हुआ। तो वो कहने लगता है कि हाँ मैं मजाक कर रहा था, पर ये मजाक मैं कर सकता हूँ, पर जो ट्री के ऊपर एक शॉपर लटक रहा है उसका क्या? अब ये देखकर तो शाओतो जाकर उतारने लगती है, पर हाइट इतनी छोटी होने की वजह से उसे उतारा नहीं जा रहा होता। तो वो भी सोचे थे कि अब मैं तख्त पर चढ़कर उतारूंगी, पर लिंग चाओ से मना करने लगता है कि नहीं चढ़ो गिर जाओगी। पर वो नहीं रुकती और कहने लगती है कि मैंने कराटे सीखे हुए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पर जैसे उतारने के बाद नीचे आने लगती है तो उसका वहाँ से पाँव फिसल जाता है, जिसकी वजह से उसका ट्राउजर भी साइड से फट जाता है, पर उसको इस
बात का पता नहीं होता, पर जैसे ही उठकर अपने आप को साफ करने लगती तभी वो साइड से फटा हुआ देख लेती है तो अपना मुंह छुपाने लगती है। ये देखकर लिंग चाओ जल्दी से अपनी जैकेट उतार कर उसको बांध देता है। बाकी सब में जियांग भी देख रही होती है कि लिंग चाओ किस तरह इसकी प्रोटेक्ट कर रहा है, जबकि जियांग लिंग चाओ को लाइक करती थी और शाओतो जो घर पर आने के बाद भी साफ सफाई का अच्छे से ख्याल रख रही होती है, यहाँ तक कि अपनी मॉम की भी हेल्प करवाने लगती है। तो मॉम ने उसे आलू छीलने को दिया था, पर वो इतना छीलती है कि आलू ही थोड़ा सा बचता है, जिसे देखने के बाद तो उसकी मॉम तो उसे किचन से निकाल देती है। अब बाहर जाने के बाद वो अपने डैड को भी ठीक से बैठने नहीं देती, वहाँ की भी नीचे से सफाई कर रही होती है। अब ये देखकर उसके डैड भी घर से उसको बाहर निकाल देते हैं। अब घर से निकलने के बाद शाओतो तो लिंग चाओ के घर पर खाना खाने के लिए बैठी होती है। वहाँ पर लिंग चाओ बातों बातों में अपनी मॉम को बता देता है कि इसलिए स्कूल में सफाई का काम मिल चुका है, पर लिंग चाओ की मॉम तो शाओतो को कुछ भी नहीं करती, बल्कि उसे तो अप्रिशिएट कर रही होती है। इसी में लिंग चाओ उसे कहने लगता है कि तुमसे 30 लोगों का काम तो ठीक से होता नहीं, तो वो कहने लगती है कि अभी 30 लोग हुए नहीं, बल्कि तुम्हारे घर को मिलाकर 30 करती हूँ। उसके रूम को अच्छे से जाकर चेक करने लगती है कि कहीं पर डस्ट तो नहीं। उसके रूम को देखते देखते उसके बेड के नीचे भी पहुंच जाती हो। कहने लगती है कि तुम इंसान भी हो या नहीं, तुम्हारे तो बेड के नीचे भी कोई गन नहीं है। अब इसके बाद शाओतो नीचे से उसका एक बॉक्स उठाकर ऊपर ले आती हो। कहने लगती है कि ये वही वाला बॉक्स है ना जिसमें हम बचपन में अपने टॉयज वगैरह रखते थे। अब लिंग चाओ उसे रोकना चाह रहा होता है खोलने से, पर कहने लगता है कि हाँ ये वही है। तो वो पूछने लगती है कि इसके अंदर क्या है, तो वो कहने लगता है कि वही टॉयज। तो वो कहती है कि क्या इसका पासवर्ड वही या जो पहले था, तो वो कहता है कि नहीं मैंने चेंज कर दिया और मुझे याद भी नहीं। पर शाओतो उसको इस तरह फील करवाती कि मैंने यकीन कर लिया, पर वो उस बॉक्स को ओपन कर लेती है और जैसे ही ओपन करती है तो देखती है कि उसमें सीडीज वगैरह पड़ी हैं। अब ये देखकर तो लिंग चाओ उसकी आंखों पर भी हाथ रख देता है। जैसे ही वो लिंग चाओ की मॉम को आवाज देती है तो वो उसके मुंह पर भी हाथ रख देता है, पर इतने में लिंग चाओ की मॉम आ जाती है, पर उन दोनों को आपस में लड़ते देखकर वैसे छोड़कर चली जाती है। अब लिंग चाओ उसे रोकने लगता है कि किसी को नहीं बताना, ये मेरी नहीं है बल्कि मेरे एक फ्रेंड की है, उसने तो मेरे पास रखवाई थी। पर जब शाओतो नहीं मारी होती तो वो उसे कहने लगता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। और वैसे ही नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि शाओतो अपनी क्लास के एंड होने के बाद जब सब टीचर्स मीटिंग रूम में जाने वाले थे तो वो भी लिंग चाओ के क्लासरूम के बाहर पहुंच जाते और उसको सीटी का इशारा देकर बाहर बुला लेती है। अब वो भी इस इशारे के बाद तो बाहर पहुंच जाता है, पर वो दोनों छुपके छुपके देख रहे होते हैं कि टीचर्स चले गए या नहीं। पर दो साथ जो जा रहे होते हैं उनको जाते देखकर खुशी खुशी शाओतो तो जाने लगते हैं, पर उसे चुप करवा कर एक जगह पर लिंग चाओ बचा लेता है उसको पकड़े जाने से। दोनों छुपते हुए नीचे जाने लगते हैं और नीचे पहुंचने के बाद काफी स्वैग से चलते हुए ऑफिस की तरफ जाते हैं, पर ऑफिस की तरफ नहीं बल्कि उसकी बैक साइड पर आते हैं। बैक साइड से पहले तो लिंग चाओ अंदर चला जाता है, फिर शाओतो भी उसके पीछे अंदर आ जाती है और दोनों अंदर आने के बाद जल्दी से सर के टेबल से मोबाइल ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें मोबाइल तो नहीं मिल रहा होता। इतने में स्टाफ रूम का डोर नॉक होता है, जिसको देखकर दोनों तो चुप करके बैठ जाते हैं। वो डोर नॉक करने वाला कोई और नहीं बल्कि यिनजी होता है। यिनजी को देखकर जल्दी से शाओतो उसको अपने पास पकड़कर ले आते हैं। दोनों फिर से मोबाइल ढूंढना स्टार्ट हो जाते हैं, पर असल में पता लगता है कि वो सर तो बिल्कुल पीछे ही उनके सोए हुए थे। वो उठकर देखते हैं कि यहाँ पर ये शोर क्यों हो रहा है। जब उठकर देखते हैं कि ये तो शाओतो है जो मोबाइल लेने के लिए आई हुई है, तो वो भी उनके पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही शाओतो को मोबाइल मिल जाता है तो वो तो खुश हो रही होती है, पर जैसे ही सर की आवाज सुनते हैं तीनों तो वो तीनों ही डर जाते हैं। पर लिंग चाओ तो वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि भाई मुझे ये पैसे गिरे हुए मिले थे, मैं तो ये देने के लिए आया था। अब सर उसको तो भेज देते हैं। बाकी दोनों देख रहे होते हैं कि ये देखो कैसे झूठ बोल कर चला गया। और ये दोनों भी जब जाने लगते हैं तो सर इन्हें रोक लेते हैं और फिर भाई इन्हें पनिशमेंट दी होती है। अब इनको जब पनिशमेंट दी होती है तो पीछे से एक मैम को आते हुए देखते हैं। ये देखकर वो अच्छे से उन्हें डांटने लगते हैं कि तुम लोगों को पता नहीं है कि मोबाइल स्कूल में लाना मना है। तो वो मिस इन्हें ऐसे देखकर कहने लगती है कि क्या हुआ। तो बताते हैं कि ये बच्चे स्कूल में मोबाइल लेकर आए थे और मैंने इन्हें अपने ऑफिस से मोबाइल उठाते हुए देख लिया। तो वो तो मिस इन्हें कहने लगती है कि आप क्या ठीक हो गए। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ थोड़ा सा ठीक हो गया हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा आपको बच्चों को पनिशमेंट देने का टाइम मिल गया, पर दूसरे कामों के लिए आप बीमार हो जाते हैं। अब वो तो ये बातें सुनाकर चली जाती है, पर उनकी बातों पर यिनजी की हंसी निकल जाती है, जिस पर सर उन्हें फिर से अपने पास लाकर डांटने लगते हैं। अब यहाँ पर यिनजी तो कह देता है कि मैं तो आपको कंपटीशन का फॉर्म सबमिट करवाने के लिए आया था। अब सर उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और उसको वहाँ से भेज देते हैं और शाओतो की ऐसे लिखने वाली पनिशमेंट को डबल कर देते हैं। अब घर पर आने के बाद शाओतो ने पूरे घर पर गंद फैलाया होता है। उसके मॉम डैड जब आते हैं तो डैड तो कुछ नहीं कहते, बल्कि उसकी मॉम उसको डांटने लगते हैं, कहने लगती है कि अभी यहाँ की सफाई करो। ये सुनते साथ शाओतो हर चीज को उसकी जगह पर रखने लगती है। और फिर जो फ्रूट शाओतो की मॉम ने लिंग चाओ की तरफ भेजना होता है वो आकर लिंग चाओ को देती है, कहने लगती है कि आपका पार्सल डिलीवर हो चुका है, मैं जा रही हूँ। तो लिंग चाओ से कहने लगता है कि तुमने क्या मुझे कुछ कहना नहीं। तो वो कहने लगती है कि अच्छा अगर इतने प्यार से पूछा है तो मैं तो कुछ कहना चाहती हूँ। तो वो कह देते है कि तुमने जब अपना प्रॉमिस ही नहीं पूरा किया तो मैं अपना सीडी वाला प्रॉमिस भी नहीं पूरा करूंगी। मैं भी अब पूरी दुनिया को बता दूंगी कि तुम्हारे पास ऐसी सीडीज हैं और तुम किसी बाहर की लड़की को डेट कर रहे हो। अब इस बात के बाद लिंग चाओ उसको मोबाइल दिखाते हुए कहने लगता है कि अब भी दुनिया को बताओगी। तो शाओतो उससे मोबाइल लेने लगती है, पर वो उसको नहीं दे रहा होता, बल्कि उसे कहने लगता है कि पहले मेरी बात मानो और बताओ कि तुम दुनिया को क्या बताओगी। तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगी थैंक यू। तो वो उसको वहाँ से सेब छीलने के लिए
लिए भेज देता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिन चाओ किस तरह जाकर मोबाइल लेकर आया था। उसे जाकर मिस से कहा कि मेरा मोबाइल गुम गया है, तो मिस कहने लगती कि क्या तुम स्कूल में मोबाइल लेकर आए? तो वो कहने लगता है कि मिस सॉरी, नेक्स्ट टाइम नहीं लेकर आऊंगा, मेरा मोबाइल दे दे। और वो हाशिंग का मोबाइल मांगता है। तो मैम कहने लगती है कि तुम क्या लड़कियों वाले कवर लगाने लग गए हो? तो वो कहते हैं कि मैम मुझे अच्छे लगते हैं। मैम तो परेशान सी हो जाती है कि लड़का होकर लड़कियों वाले कवर। पर जैसे ही लिन चाओ वहाँ से जाने लगता है तो मैम कहती है कि मोबाइल का पासवर्ड क्या है वो बताओ। लिन चाओ तो सोच में डल जाता है। शाओ तो जो लिंक के लिए सेब कटिंग कर रही होती है, पर तभी वहाँ पर उसको सिगरेट्स नजर आती है तो वो लिंक को आवाज देने लगती है। लिंक आकर उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ? तो वो कहती है कि तुम उसे क्या छुपा रहे हो। अब लिंक तो खुद परेशान हो जाता है कि ये घर पर कहाँ से आई। और इतने में शाओ तो पीछे वाली न्यूज सुनती है जिसमें वो कह रहे होते हैं कि एक क्रिमिनल जो पहले तो आकर लोगों को घर पर मारता और उसके बाद वहाँ पर सिगरेट वगैरह भी पीता है। अब ये सुनने के बाद तो वो लिंक को देखने लगती है और फिर लिंक दिखाया जाता है जिसकी मॉम ओवर टाइम की जॉब वगैरह कर रही थी। तो अपनी मॉम से कहने लगता है कि आप ओवर टाइम की जॉब नहीं करे ना, और वैसे भी मेरी गॉड मदर ना होती तो मैंने तो भूखा ही मर जाना था। तो उसकी मॉम कहने लगती कि ऐसी भी बात नहीं करो, और फिर दोबारा से अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगती है। पर लिंक अपनी मॉम को काफी रोकता, कहने लगता है कि रात में अकेले घर नहीं आना चाहिए, इसलिए आपको ओवर टाइम भी नहीं करनी चाहिए। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर काफी अच्छे से तैयार होकर काम के लिए निकल जाती हैं। और लिंक बाहर की तरफ देख रहा होता है कि इतनी सर्दी भी नहीं है जो मॉम ऐसी ड्रेसिंग करके गई है। और हमें शौतों की क्लास दिखाई जाती है जिसमें उसकी फ्रेंड्स आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछकर उनके बारे में बता रही होती है कि तुम्हारा रिलेशन इसके साथ होगा या नहीं होगा। इसी में शॉलिंग भी उससे आकर अपनी और लिंक की डेट ऑफ बर्थ बताती है। उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पता लगता है कि ये बस एक अच्छे दोस्त बनेंगे। इसी बात पर शौतों से कहने लगती है कि देखा तुम तो एक दोस्त बन रही हो और ड्रीम तुम उसके साथ रिलेशन रखने के कर रही हो। इनकी छोटी सी लड़ाई स्टार्ट हुई होती इतने में वहाँ पर सर आ जाते हैं। अब सर जब पढ़ा रहे होते हैं तो उनके पढ़ाने के बाद शौतो अपनी फ्रेंड के साथ काफी हंस रही होती है। ये देखकर शॉलिंग को अच्छा नहीं लगता, बल्कि कहने लगती है कि तुम लोग क्यों हंस रहे हो, ताकि वो सर की नजरों में भी आ जाए। तो सर तो उसको निकालते ही निकालते साथ ही साथ शॉलिंग को भी उनके साथ निकाल देते हैं। अब तीनों जब बाइक खड़ी होती है इतने में वहाँ पर लिंग चाओ भी अपने क्लास फेलोज के साथ गुजर रहा होता है। अब जल्दी से शॉलिंग तो लिंग चाओ को देखकर हाई करती है और आगे से लिंग चाओ तो बस शाओतो को देख रहा होता है। उसे कहने लगता है कि तुम्हें मैं बता दूं तुमने बुक उल्टी पकड़ी हुई है। अब ये बात सुनकर शाओतो बुक तो सीधी कर लेती है और उसके पास से लिंग चाओ जाने लगता है। और जाते हुए वही क्लास वाले पूछने लगती है कि वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है। तो लिंग चाओ से बताता है कि वो मेरी नेबर की है। और इधर हाशिंग जो अपने उस सीनियर को देखने साथ ही कहने लगती है कि वो कितनी प्यारी थी और चल भी कितना प्यारा रही थी। और यहाँ तक कि दोनों तो जोड़ी भी बना देते हैं कि इन दोनों का कपल हो जाए तो कितने प्यारे लगेंगे। और इन तीनों को आपस में बातें करते सर पकड़ लेते हैं। और फिर जब स्कूल एंड हो जाता है तो शाओतो और लिंग चाओ दोनों इकट्ठे घर पर जाने लगते हैं। पर जैसे जा रहे होते हैं तो लिंग चाओ को अपनी मॉम नजर आ जाती है जो एक आदमी के साथ कार में बैठकर जाने लगती है। अब ये देखकर लिंग चाओ को भी अच्छा नहीं लगता, शाओतो क्या ही बोलती। तो वो लिंग चाओ को कहने लगती है कि जैसा तुम समझ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तुम्हारी मॉम का कोई एम्प्लॉय होगा। अब इसके बाद तो हमें लिंग चाओ अपनी मॉम के पास दिखाया जाता है जो मॉम अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिलवा रही होती है। फ्यूचर हस्बैंड का फेस तो दिखाया नहीं जाता, पर लिंग की मॉम उसे बताने लगती है कि मैं शादी करने वाली हूँ। अब लिंग तो उन्हें कहने लगता है कि आप शादी क्यों कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ हूँ। पर लिंग की मॉम तो उसे कहने लगती है कि तुम बस हमें सपोर्ट करो। ये कहकर अपने हस्बैंड के साथ चली जाती हैं। और पता लगता है कि ये तो लिंग चाओ एक नाइटमेयर देख रहा था जिससे वो डर कर उठ भी जाता। और शाओतो उससे कहने लगती है कि क्या तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा, जिसमें लिंग तो कुछ नहीं बोल रहा होता। तो वो उसके मुंह में एक चॉकलेट डाल देती है और कहने लगती है कि इसको खा लो ताकि तुम्हारे अंदर एनर्जी आए, तुम होमवर्क भी करो और रात में तुम्हें नींद भी आ जाए। ये ना हो कि तुम्हें रात में फिर से यही वाला ख्वाब आए। तो लिंग उसे कहने लगता है कि यहीं पर चुप हो जाओ। और फिर लिंग जब शाओतो के घर से वापस आ रहा होता है तो देखता है कि एक सेम टू सेम कार वैसी ही इनके घर के बाहर भी खड़ी है जैसी कि उसने अपनी मॉम के पास देखी थी। पर लिंग चाओ घर पर आने के बाद भी अपनी मॉम को कुछ नहीं बोलता, बल्कि अपनी मॉम को एक जगह पे खड़े देखकर पूछने लगता है कि मॉम क्या हुआ। तो उसकी मॉम कहने लगती कि मैं तो ये कपड़े सुखाने के लिए जा रही थी। तो लिंग भी अपना कोट उतार के अपनी मॉम को दे देता है। उसकी मॉम वहाँ से जाते हुए पूछने लगती है कि लिंग तुम एक बात बताओ, अगर किसी इंसान से आपको बहुत ही नफरत हो, फिर एक वक्त आए कि वो आपकी लाइफ में आ जाए और उसके बाद वो आपको सॉरी भी करे और रीजन भी बताए कि उसने उस टाइम ऐसा क्यों किया था, क्या उसे माफ कर देना चाहिए। ये बात सुनकर लिंग चाओ कहने लगता है कि अगर उसने आपको हर्ट किया तो इसका मतलब वो उसने गलती से नहीं किया बल्कि जानबूझकर किया है, तो इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि उसे माफ नहीं करना चाहिए। अब ये बात सुनकर लिंग चाओ की मॉम बात को बदलते हुए और कोई बात करके वहाँ से चली जाती है। अब लिंग जब अपना काम कर रहा होता है तो वो अपने हैंड पर नेल पेंट लगी देख लेता है और वैसे ही फौरन शाओतो को कॉल करके पूछने लगता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अब मैं इसको कैसे वॉश करूँ। अब शाओतो भी आगे से कहने लगती कि मुझे आवाज नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये सब बातें कहकर वो कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट डे स्कूल का आता है तो शिंग के साथ कॉल ऑफ होने के बाद भी शाओतो बात वगैरह कर रही होती है, पर इतने में उसकी क्लास के बाहर लिंग आ जाता है और आकर उसको बाई बुलाता है। तभी शाओतो को याद आता है कि मैंने तो इसके साथ गॉड मदर का गिफ्ट लेने के लिए जाना था उनकी बर्थडे के लिए। ये कहकर वो तो लिंग के साथ जाने लगती है और आगे जाकर उन्हें एक शॉप में मिल जाती है जहाँ पर जाकर वो कोई
गिफ्ट लेने का सोचते हैं, पर उससे पहले ही वहाँ की स्टाफ आकर बता रही होती है कि अगर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर ठीक से दे दिए तो आपको 40% का ऑफ हो जाएगा। अब ये सुनकर तो शाओ तो फौरन से मान जाती है और जो वर्ड लिखा होता है वही चीज सेम करके दिखानी होती है गैस करवाने के लिए। अब शाओ तो जो भी करके दिखा रही होती है वो सभी का सही से आंसर दे रहा होता है, पर लास्ट में एक चीज गैस करवानी होती है, वो है फादर। अब फादर वर्ड पढ़ने के बाद तो शाओ तो बिल्कुल ही चुप हो जाते क्योंकि लिंक को वो गैस नहीं करवा सकती थी, बल्कि कहने लगती है कि नेक्स्ट, पर वो स्टाफ कहने लगती है कि नेक्स्ट नहीं जा सकते, बल्कि आपको 40% नहीं 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। जिस पर शाओ तो कहने लगती है कि 20% भी बिल्कुल ठीक होता है ना लिंक। तो वो लड़की पूछने लगती है कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कैसा गिफ्ट लेना है। अब वो ये बात शाओतो की तरफ देखकर कह रही होती है तो शाओतो से बताती है कि इसने अपनी मॉम के लिए लेना है। अब ये सुनकर वो कहने लगती है कि अच्छा मॉम के लिए लेना है, पर लिंक शाओतो से ये भी बता देता है कि हम दोनों बहन भाई हैं। अब जब गिफ्ट लेकर वापस घर पर आ गया था तो उसकी मॉम बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तैयारी वगैरह कर रही होती है और इसी में लिंक चाओ अपनी मॉम को बर्थडे गिफ्ट भी दे देता है जो वो उनके लिए लेकर आया। तो उसकी मॉम तो गिफ्ट लेने के बाद काफी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मेरा बेटा तो काफी बड़ा हो गया, और कहती है कि मैं क्या खोल कर देख लो, और खोल कर देखने के बाद कहती है कि चलो मैं ट्राई करके दिखाती हूँ। इसी ट्राई में पूछी होती कि क्या ये तुम्हारे साथ गिफ्ट शाओतो ने लिया, तो वो कहता है कि हाँ मैंने उसको चूज करने दिया। अब इसी में गलती से वो कह देती है कि मेरा बेटा मेरा ख्याल रखने वाला है और मुझे एक बेटी भी मिल गई है और एक और मुझे। अभी इतना ही कहती है तो लिंक समझ आता है कि मॉम क्या कहना चाहती हैं, पर उसकी मॉम कह देती है कि मुझे मेरे फ्रेंड्स मिले हैं। पर लिंक चाओ कहता है कि आप उस आदमी को घर पर क्यों नहीं लेकर आई। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि क्या तुम उस आदमी से मिलना चाहते हो और तुम्हें क्या उसका पता लग गया। जिस पर लिंक उन्हें साफ मना कर देता और फिर कहने लगता है कि आप बस खुश रहें। ये कहकर वहाँ से चला जाता और हमें नेक्स्ट डे शाओतो दिखाई जाती है जो रिजल्ट देखने के लिए आई होती है। और इस रिजल्ट के बाद जब वो लिंक के साथ वापस घर की तरफ जा रही होती तो लिंक को कहने लगती है कि तुम मेरे रिजल्ट के बारे में अभी घर पर मत बताना। पर लिंक तो पहले नहीं मान रहा होता, पर फिर भी किसी न किसी तरह शाओतो से मना लेती है और लिंक जो शाओतो के साथ ही वापस उसके घर पर आया था खाना खाने के लिए। पर तभी लिंक कुछ बोलने लगता है कि गॉड मदर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, पर शाओतो उसके मुंह पर हाथ रख देती है, पर उसने तो सिर्फ पानी का कहना था। जिस पर शाओतो साइड पर हट जाती है, पर फिर से वो कुछ बोलने लगता है तो वो दोबारा से उसका मुंह बंद करवा लेती है। और फिर शाओतो की मॉम सबको गुस्से से खाने पर बुलाने लगती है, जिस पर सभी आने लगते हैं। पर सबसे पहले शाओतो आ रही होती है। शाओतो को देखकर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है। तो ये बात सुनकर शाओतो जब पार्सल रिसीव करने के लिए जाती है तो कहने लगती है कि ये तो पहले से खुला हुआ है। अब ये बात सुनकर लिंक और उसके डैड वहीं पर बैठ जाते हैं वापस, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि अब इसकी शामत आने वाली है। और शाओतो उसको खोलकर जैसे ही देखती है तो उसमें उसका रिजल्ट होता है। शाओतो जो शॉर्लिंग से लड़ने के लिए आ जाती क्योंकि उसे पता लग जाता है कि इसने मेरे घर पर वो वाला पार्सल भेजा था। तो वो उसे आके कहने लगती है कि इस तरह की लड़कियां कभी भी लिंक को अच्छी नहीं लगती, तो इस तरह की हरकतें छोड़ दो। और इधर दूसरी तरफ लिंक चाओ दिखाया जाता है जिसको जियांग आके गिफ्ट दे रही होती है, पर लिंक चाओ लेने से मना कर देता। फिर वो उसे कहने लगती है कि अगर तुमने नहीं लिया तो तुम अपने डैड को जाकर दे देना। अब ये सुनकर तो लिंक चाओ को और भी अच्छा नहीं लगता। इतने में उसका फ्रेंड आ जाता और कहने लगता है कि अगर ये नहीं ले रहा तो मैं रख लेता हूँ। पर जियांग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता कि लिंक चाओ ने उसका गिफ्ट नहीं लिया, जबकि वो तो उसकी हेल्प करने की वजह से दे रही थी। और हमें स्टाफ रूम में शाओतो और उसकी फ्रेंड दिखाई जाती है जिसको सर ने बुलाया होता है, क्योंकि सर तो उनकी बातों की वजह से क्लास में तंग आ चुके थे। इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि वो अब इन दोनों को सेपरेट में बिठाएंगे क्लास में। एक को क्लास के एक टॉपर के साथ बिठा देते हैं और दूसरे को क्लास के दूसरे टॉपर के साथ। अब जो हाशिन के साथ होता है वो तो बिल्कुल बोलता भी नहीं होता। हाशिन तो बिल्कुल चुप होकर बैठे होते गुस्से में। और दूसरी तरफ शाओतो जिसके साथ जो टॉपर बैठा था वो बिल्कुल सैड था। तो वो यिनसी से पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहने लगता है कि मुझे क्या होना है, मैं कभी भी लिंक से आगे नहीं निकल सकता, जितनी मेहनत कर लूं हमेशा दूसरे नंबर पे रहता हूँ, वो हमेशा फर्स्ट आ जाता है। तो शाओतो उसे कंफर्ट करते हुए कहने लगती है कि तुम्हें क्या पता वो किसी और चीज में ना अच्छा हो। पर वो कहने लगता है कि नहीं, वो हर चीज में अच्छा है, हर एक चीज में फर्स्ट आया हुआ है। अब शाओतो को यिनसी को देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता तो वो अपने बैग से फूड वगैरह निकालने लगती है कि कोई चीज इसको पसंद आ जाए, इसका मूड अच्छा हो जाए, पर वो उससे कुछ भी नहीं लेता। अब जब रात में शाओतो सोई होती है तो वो बहुत बुरा ड्रीम देखती है, जिसके बाद तो वो डर कर उठ जाती क्योंकि उसे लग रहा होता है कि दुनिया अब खत्म हो जाएगी। इसी बात से डर कर वो जल्दी से लिंक को कॉल कर लेती है। लिंक कहने लगता है कि कुछ भी नहीं होता, उसको काफी कंफर्ट करने लगता है। उसकी बातें सुनते सुनते शाओतो भी सोने का डिसाइड कर लेती है। और फिर दिखाया जाता है कि लिंक की मॉम दोनों के लिए एक एक ड्रेस लेकर आई होती है। शाओतो तो काफी खुश हो रही होती है और गॉड मदर के वहाँ से जाने के बाद लिंक से कहने लगती है कि तुम वही रैबिट वाली शर्ट पहनना, मैं भी पहनूंगी। पर लिंक उसको साफ मना कर देता है। पर शाओतो अपना गिफ्ट वहाँ से लेकर चली जाती है। पर लिंक जब अपना गिफ्ट उसके जाने के बाद देखता है तो पता लगता है कि वो तो शाओतो की चीज है। जिसके बाद तो वो उसके पीछे उसको वापस करने के लिए जाता है कि तुम्हारी ये चीज मेरे पास आ गई और मेरी तुम्हारे पास। वो तो ये देखते ही एम्बैरस हो जाती है, उससे पकड़कर भागकर वहाँ से चली जाती है। अब जब स्कूल में आती है तो शाओतो हाशिन के साथ सोच लेती है कि वो दोनों मिलकर बहुत खाएंगी, क्योंकि अब तो दुनिया ने खत्म हो जाना है, जितना हम खा सकते हैं उतना हम खाएंगी। ये सोचकर वो खाने को लग जाती हैं। अब खाने पीने के बाद इनकी एक्सरसाइज क्लास आ जाती है, जिसमें शाओतो तो बॉल लगने की वजह से गिर जाती है, जिसको देखकर सभी उसके पास देखने के लिए आ रहे होते हैं। पर उससे पहले ही शाओतो उठ जाती है और सबको देखकर कहने लगती कि क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और इसी के बाद लिंक अपनी जैकेट खोलते हुए उसे दिखा देता है कि मैंने वही वाली रैबिट टी शर्ट
पहनी हुई है, जिसे देखकर तो शाओतो को याद आ जाता है कि मैंने इसे बोला था और काफी खुश हो जाती है। हाओशिंग तो उसको देखती रह जाती कि ये अभी क्या हुआ है। जब लिंग चाओ अपने घर पर आता है तो न्यू न्यू खाना बनाते का कहने लगते कि क्या हमारे घर पर कोई आ रहा है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम जिस पर्सन से मिलना चाहते तो वो आ जा रहा है। इतना ही कहना होता है कि वो आदमी भी आ जाता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लिंग चाओ का ही डैड होता है। लिंग जैसे अपने डैड को देखते तो कुछ भी नहीं बोलता बल्कि वहाँ से चला जाता है। अब लिंग के डैड तो लिंग के जाने के बाद काफी सैड हो जाते हैं कि मेरा बेटा मेरी वजह से यहाँ से चला गया है, मुझे लगता है कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहकर वो घर से चले जाते हैं और लिंग चाओ शाओतो के घर पर होता है और उसकी फैमिली सब उसके साथ मिलकर गेम खेल रहे होते हैं ताकि उसका ध्यान उसके डैड पर ना जाए। पर इनका तो गेम में जरा भी ध्यान नहीं लग रहा होता, वो तो बस अपने डैड के बारे में सोच रहा होता है। नेक्स्ट डे आता है तो दोनों स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। पर स्कूल जाने से पहले शाओतो कहती है कि मुझे ये चीज लेने पर लिन उसको लेने से मना कर रहा होता है, बल्कि वहाँ से जाने लगता है उसको वहीं पर छोड़कर। पर वो तो उसे भी रोक लेते और कहने लगती है कि लो तुम्हारी शूज को मैं बंद कर दूं। ये कहकर वो उसको वहाँ पर खड़ा कर लेते और इन दोनों को एक साथ दूर से यान्सी भी देख लेता। दोनों को साथ में देखकर वो तो समझ लेता है कि ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते और कपल हैं। और यहाँ तक कि शाओतो के साथ बैठकर भी इसी बारे में सोच रहा होता है, पर कहने लगता है कि ये दोनों तो एक दूसरे के लेवल के भी नहीं है, तो किस तरह इनमें प्यार हो गया। इधर स्टाफ रूम में दिखाया जाता है कि सर सबको डांट रहे होते हैं कि अब से लड़का लड़की कैफे में सेपरेट से बैठा करेंगे। और इन्हीं बातों में एक सर तो दूसरी मैम को चॉकलेट्स भी दे देता है छुके छुके। और ये वाला रूल क्लास तक भी पहुंच जाता है। क्लास तो काफी सैड हो जाती है कि अब हम इकट्ठे बैठकर नहीं खा सकते। और इन्हीं बातों में हाओशिंग टॉपर लड़के के साथ बात करने लगती है। वो तो सोचा होता है कि सच में इसने मेरे साथ बात की, पर जैसे ही हाओशिंग उसकी तरफ फेस करके उसको इशारा देती है कि मुझे आंस दो, तो वो भी आगे से उसको उसकी बात का आंस दे देता है। और यहीं से इन दोनों की आपस में बातें भी स्टार्ट हो जाती हैं। अब जब ब्रेक होती है तो लड़के सेपरेट और लड़कियां सेपरेट बैठी होती हैं। पर यान्सी तो लड़कियों की साइड आकर बैठ जाता है। उसे देखकर दोनों उठाने लगते हैं कि यहाँ से उठ जाओ वरना अभी तुम्हें यहाँ पर कोई देख लेगा। पर वो तो नहीं उठ रहा होता बल्कि उनके साथ ही बैठा होता है। इतने में वहाँ पर आते हुए सर उसे देख लेते और कहने लगते हैं कि अभी यहाँ से निकलो और उसको अपने साथ ले जाते हैं। स्टाफ रूम में यान्सी को काफी ज्यादा डांट पड़ी होती है और कह रहे होते हैं कि तुम इतने अच्छे स्टूडेंट होकर भी इस तरह की हरकत कर सकते थे, ये मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था। कहीं तुम यान्सी को लाइक तो नहीं करने लगे, अभी 2 दिन तो हुए तुम दोनों को साथ में बैठे हुए। तो वह कहने लगता है कि नहीं मैं नहीं लाइक करता, बल्कि शाओतो और लिंग चाओ एक दूसरे को लाइक करते हैं। सर कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो वह कहने लगता है कि सर आपको भी यकीन नहीं आ रहा ना। तो सर कहने लगते हैं कि शाओतो को मेरे पास भेजो, मैंने उससे कुछ पूछना है। अब शाओतो जब सर के पास आती है तो सर उससे पहले सोचे होते हैं कि मुझे इससे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। लड़कियों से पूछना अच्छी बात नहीं होती। यही सोचकर सर उसे कहते हैं कि बस अच्छे से पढ़ना, एग्जाम आने वाले हैं। और फिर से स्कूल के ऑफ के बाद दोनों एक साथ वापस घर आ रहे होते हैं तो उन्हें चाहते हुए फिर से यान्सी देख लेता है। अब तो इसे ये भी पता लग गया था कि दोनों के घर पास पास हैं। नेक्स्ट डे आते हैं तो वो उससे पूछ ही लेता है कि तुम्हारा लिंग के साथ क्या रिलेशन है। तो वो कहने लगती है कि क्या मतलब, शाओतो ने तो कुछ और ही समझ लिया। तो वो कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो उसे कहने लगता है कि तुम दोनों के नेबर्स हो, जिस पर शाओतो से कहने लगती है कि अच्छा ऐसी बात थी। तो वो उसे बताने लगती है कि हाँ हम नेबर्स हैं, मेरी मॉम इसकी मॉम की फ्रेंड है, जिसकी वजह से हम दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, ऐसे समझो कि जैसे हम बहन भाई हैं। अब ये बात सुनने के बाद यान्सी तो उसे कहने लगता है कि क्या मतलब, तुम लिंग को बहुत अच्छे से जानती होगी ना। तो वो कहने लगती है कि हाँ क्यों, तुम क्यों ये पूछ रहे हो। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, वो तो तुम्हारे काम में हेल्प भी करवाता होगा, आखिर तुम्हारा नेबर जो है। तो शाओतो कहने लगती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वो कहने लगता है कि अगर वो नहीं करवाता तो मैं तुम्हें करवा दूंगा, तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछा हो तो मुझसे पूछ लेना। और उसके बाद से तो शाओतो की बहुत ही ज्यादा केयर कर रहा होता है, यहाँ तक कि उसके सोने उठने खाने पीने का भी ख्याल रख रहा होता है। अब इन बातों को नोट करने के बाद हाओशिंग शाओतो को ये सारी बात बताने लगती है, पर शाओतो कहने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, वो तो मुझे लाइक नहीं करता। हाओशिंग ने तो यही कहा था कि वो उसे लाइक करता है, क्योंकि कोई भी स्कूल का रूल तोड़कर लड़कियों की साइड आकर नहीं बैठता, वो सिर्फ तुम्हारे लिए आया था, तो मानो ना मानो वो तुम्हें लाइक करता है। अब शाओतो जब घर वापस जाते वक्त लिंग चाओ के साथ जा रही होती तो लिंग चाओ उसको दूसरे रास्ते से लेकर जाने लगता है। तो वो उसे रोककर पूछे लगती है कि तुम मुझे इस रास्ते से क्यों लेकर जा रहे हो। तो वह कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता नहीं लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। अब ये बात सुनकर शाओतो जल्दी से देखने के लिए जाती है, वो कोई और नहीं बल्कि यिनजी होता है। यिनजी को देखने के बाद वो तो खुश हो जाती है कि अच्छा मतलब ये सच में मुझे लाइक करता है, किसी और के साथ देख नहीं सकता। इन्हीं बातों को लिंग के आगे भी कर देती है कि वो मुझे लाइक करता है। लिंग कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर शाओतो कोई भी बात करती तो वो उसे गलत प्रूफ कर देता। पर फिर भी घर आने के बाद भी शाओतो खाने के टेबल पर भी सिर्फ मोबाइल पर लगी होती है, यिनजी से ही बात कर रही होती है। उसके मॉम डैड पूछे लगते हैं कि खाने के टाइम पर तुम किससे बात कर रही हो। तो वो बताती है कि मैं अपने क्लासमेट से बात कर रही हूँ जो मेरी काम में हेल्प करता हूँ, मुझसे पूछा था कि तुमने होमवर्क कर लिया। ये बातें सुन सुनकर लिंग को इतना अच्छा तो नहीं लग रहा होता, और यहाँ तक कि यिनजी ने उसको डेजर्ट शॉप पर भी इनवाइट कर लिया था। और इसी बात के बाद शाओतो अपने डैड को बताते हुए उनसे पैसे लेती है, पर लिंग भी उसकी सारी बात सुन रहा होता है कि वह कहाँ पर जा रही है। और फिर लिंग भी बाहर चला जाता है एक जगह पर, जहाँ पर जाकर वो अपने फ्रेंड को भी बुला लेता है, और फ्रेंड के साथ साथ वहाँ पर जियांग भी आ जाती है। जियांग को देख के पूछे लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वह कहती कि मुझे पता है तुम लोगों ने मुझे इन्वाइट नहीं किया, पर मैं इन्विटेशन के बगैर आ गई क्योंकि मैं अकेले
मेरी तो बाहर जाती नहीं तो आप लोगों के पास आ गई। और दूसरी तरफ शाओतो दिखाई जाते जो डेजर्ट टेस्ट करने के बाद उससे डायरेक्ट पूछ लेती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो, जिस पर तो यिनजी हैरान हो जाता, कहने लगता है कि नहीं मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। पर शाओतो तो समझ ही होती है कि ये झूठ बोल रहा है, जबकि यिनजी तो उसके पीछे किसी और ही वजह से पड़ा हुआ था। और इसी में यिनजी का फेस गंदा हो जाता है, जिसे उठकर शाओतो साफ करती है और वो तो शाओतो को देखते का देखता ही रह जाता है। अब यिनजी जो उसको कंफर्म कर देता है कि तुम मेरी सिर्फ फ्रेंड हो। शाओतो भी कह देती है कि हाँ ठीक है मैंने मान लिया। और यहाँ में लिंग चाओ के क्लासमेट्स दिखाए जाते हैं जिन्होंने अपनी मैम को एक दूसरे सर के साथ देख लिया था और इनको पता लग गया था कि ये दोनों आपस में डेट कर रहे हैं, इसीलिए वो छुपकर उन्हें देखने लगते हैं। और जब बात ज्यादा बढ़ जाती है तो लिंग चाओ ने वहाँ से लेकर जाने लगता है। जब वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं तो आगे से उनका सामना शाओतो और यिनजी से हो जाता है। अब इन सब ने एक दूसरे से मिल ही नहीं लिया था तो वो शॉपिंग करने के लिए एक शॉप में जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ लड़कियां दोनों ही शॉपिंग कर रही होती है, अपने लिए ड्रेस देख रही होती है, जिसमें एक ड्रेस जियांग को पसंद आता है तो जियांग शाओतो को ट्राई करवा कर ले आती है और आकर पूछे लगती है कि इस पर ये ड्रेस कैसा लग रहा है। लिंग चाओ को तो अच्छा नहीं लगता तो वो कहने लगता है कि इसमें तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तुम ये ले लो। अब ये देखकर यिनजी भी उसके लिए एक ड्रेस ले आता है, पर शाओतो लिंग का लाया हुआ ड्रेस ले लेती है। और लिंग जब उसके ड्रेस की पेमेंट कर रहा होता है तो यिनजी अपना कार्ड देने लगता है, क्योंकि उसके कार्ड से लिंग के कार्ड से ज्यादा ऑफ होना था, पर लिंग उसको पेमेंट नहीं करने देता और वहाँ से शाओतो को भी घर के लिए ले जाता है। अब शाओतो को बाहर लेकर आने के बाद लिंग उससे उसके ड्रेस के पैसे मांगने लगता है, जिस पर शाओतो कहने लगती है कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं। तो वो कहने लगता है जितने हैं उतने दो। तो वो तो बहुत कम पैसे होते हैं, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, तो मेरी तरफ से ये हैप्पी न्यू ईयर का एक गिफ्ट रख लो। शाओतो तो खुश हो जाती है। जब वापस घर पर आती है तो घर पर पहले से कुछ गिफ्ट वगैरह और चॉकलेट्स पड़ी होती है, जिन्हें देखकर शाओतो पूछने लगती है कि मॉम डैड ये क्या है। तो उसके मॉम डैड उसे बताने लगते हैं कि ये लिंग के डैड ने भेजे हैं, वो वापस आ गया, तुम्हें क्या पता है। तो वो कहने लगती है कि हाँ थोड़ा बहुत पता है, पर लिंग चाओ ने इसके बारे में कोई बात नहीं की और ना ही मैंने उससे पूछा। अब शाओतो की मॉम उसे समझाना चाह रही होती है कि लिंग के डैड बुरे नहीं थे, वो तो बस वैसे चले गए थे क्योंकि वो अपनी मर्जी से काम करना चाह रहे थे और जो उन्होंने बिजनेस किया वो भी उन्हें नुकसान में ही गया था, पर अब तो उनका काम भी ठीक हो चुका है। पर उन्हें पहले आने में शर्म आ रही थी कि किस तरह अपनी बीवी और बेटे का सामना करूं, पर अब वो आ गया तो तुम एक काम करो ना, लिंग को समझाओ कि वो अपने डैड से इतनी नफरत ना करे। शाओतो कहने लगती कि मैं उसे कैसे समझाऊं, पर मैं ट्राई करूंगी। इस बात के बाद शाओतो लिंग के पास पहुंच जाती है, उसे कहने लगती कि मैं तुम्हारे घर पर गई थी पर तुम वहाँ पर नहीं थे, मुझे पता था कि तुम यहीं पर होगे। उससे बात करने की ट्राई कर रही होती है, पर वो तो उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि उसके डैड की लाई उसके लिए चॉकलेट भी लेकर आती है। पर वो कहता है कि इस तरह की चीजें मुझसे दूर ले जाओ, तो वो भी उसे कहती है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे घर से तुम्हारा पीसी भी ले जाऊंगी, पर फिर भी वो उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दे रहा होता। तो शाओतो उसके डैड की बात उसके सामने कर देती है, कहने लगती है कि अपने डैड को माफ कर दो अगर उन्होंने गलती कर दी है। मुझे पता है कि तुम अपने डैड से नफरत नहीं करते, बल्कि तुम्हें इस बात को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम चाहिए। पर लिंग कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शाओतो उसे कहती है कि आज घर चले। तो वो कहता है कि नहीं मुझे घर नहीं जाना, मैं थोड़ा लेट जाऊंगा, तुम वापस घर चली जाओ। तो वो कहती है कि यहाँ पर बहुत सर्दी है, मैं इस तरह तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जाऊंगी अगर तुम्हें सर्दी लगी तो। पर फिर भी लिंग जब नहीं उठ रहा होता तो वो उसे ठंडे हाथ लगाकर वहाँ से उठाकर ले जाती है। और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि लिंग जब स्कूल आता है तो उसका पहले से लड़कियां वेट कर रही होती है गिफ्ट देने के लिए, पर लिंग चाओ किसी से भी गिफ्ट नहीं ले रहा होता। पर शाओतो को देखकर यिनजी तो जरूर खुश हो रहा होता है और शाओतो भी लिंग के पास से गुजर जाती है, उसको वहाँ से लेकर नहीं जाती। लिंग खुद ही उसके पीछे भाग कर आता है। अब कैफे में बैठकर खा रहे होते हैं और यिनजी बार बार अपना पाँव लड़कियों की साइड पर लाकर उन्हें तंग कर रहा होता है। और ये लिंग दिखाया जाता है जिसको मैम ने बुलाया था। मैम कहने लगती है कि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करे। तो लिंग कहने लगता है कि मुझे नहीं करना। तो मैम कहती कि अगर तुम यहाँ पर भी फर्स्ट आ जाते हो तो तुम्हें यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। पर लिंग कहने लगता है कि मैं ऐसे नहीं जाना चाहता, बल्कि एग्जाम देने के बाद जाना चाहता हूँ। और फिर जब स्कूल एंड होने के बाद लिंग बैठकर जियांग को समझा रहा होता है, पर इतने में शाओतो आ जाती है और आकर पास बैठ जाती है और कहने लगती है कि मैं यहाँ पर चुप करके बैठूंगी क्योंकि मेरे मॉम डैड घर से चले गए, ना ही मेरे पास घर की कीज है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पास दोबारा आ गई स्कूल। और फिर इतने में शॉलिंग भी आ जाती है, शॉलिंग जो लिंग के लिए कुछ खाने को लाई थी, पर लिंग उससे ले नहीं रहा होता, बल्कि शाओतो से भी कहता है कि तुम्हें एक काम था ना, चलो हम चलते हैं घर। उन सबको वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब इनको रास्ते में जाते जाते यिनजी भी मिल जाता है और यिनजी भी एक न्यू साइकिल लेकर आया था और फिर उनके पीछे ही उस साइकिल से जाने लगता है। अब ये तीनों बातें करते हुए तो जा रहे होता है, पर तभी लिंग शाओतो से कहने लगता है कि तुम्हें पता है क्या हमारा पीछे एक कार कर रही है। शाओतो कहती कि मुझे तो नहीं पता, और लिंग तो उस कार को पूछने के लिए जा रहा होता है, उनको कहता है कि तुम लोग चले जाओ। पर शाओतो तो उस कार को देखने के बाद कहने लगती है कि यिनजी ये तो तुम्हारी कार नहीं। तो वो कहता है कि नहीं मेरी कार नहीं है। और फिर शाओतो को पता लगता है कि वो कार में कोई और नहीं बल्कि लिंग के डैड होते हैं। ये देखकर वो जल्दी से यिनजी को वहाँ से ले जाती है और लिंग जो अपने डैड से बात कर रहे हो तो उसके डैड कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे घर की तरफ ही आ रहा था, कैसे इत्तेफाक है हमने यहाँ पर मिल लिया। तो लिंग कहने लगता है कि प्रिटेंड नहीं करे, सच सच बताएं आप मेरा पीछा कर रहे थे और आज नहीं काफी दिनों से कर रहे थे। आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, जब मुझे आपकी लाइफ में जरूरत थी तब तो आप आए नहीं, और जब मुझे जरूरत नहीं है तब मेरी लाइफ में आ गए हैं। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है, बल्कि चले जाएं। ये कहकर लिंग तो वहाँ से चला जाता है। शाओतो भी यिनजी
यिनजी को लेकर अपने घर पर आ जाती है। पर यिनजी तो शाओतू के घर को बचा रहा होता है गंदा होने से, इसी वजह से वो उसके मॉम डैड के सामने गिर जाता है। अब इसके बाद सब साथ में बैठकर खाने लगते हैं और लिंग भी इन्हीं के साथ बैठकर खा रहा होता है। यिनजी इन सब में सबसे ज्यादा खा रहा होता है। इसी में शाओतू के डैड कहते हैं कि अपने इस क्लासमेट से अच्छे से पढ़ना, पर लिंग की मॉम कहने लगते हैं कि उसको तंग करने की क्या जरूरत है, जब तुम्हारे पास तुम्हारे घर पर एक ट्यूटर बैठा हुआ है, तुम लिंग से क्यों नहीं पढ़ती, उससे पढ़ लेना करना। ये सुनकर यिनजी को जरा अच्छा नहीं लग रहा होता। लिंग चाओ जो बर्तन वगैरह उठा कर रख रहा होता है उसे देखकर दोनों की मॉम्स आपस में बातें करने लगती हैं कि कितना अच्छा बच्चा है। अब ये देखकर यिनजी को तो बर्दाश्त नहीं होता। वो कहने लगता है कि मैं सारे बर्तन रख लूंगा और किसी को भी उठने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं तो धो भी दूंगा। शाओतू की मॉम के मना करने के बाद भी वो घर के सारे काम करने लगता है, यहाँ तक कि सफाई भी। और एक एक काम करने के बाद जब वो बाहर आता है तो शाओतू के डैड तो उसको टीवी देखने के लिए बिठाने लगते हैं। पर लिंग की मॉम कहने लगती है कि अभी काफी रात हो गया बेटा, तुम्हें घर पर जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये लड़का शाओतू के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। असल में वो अपने बेटे की शादी ही शाओतू के साथ करना चाहती थी। तो जब शाओतू उसे सी ऑफ करने के लिए जाने लगते हैं तो लिंग की मॉम भी लिंग को साथ भेज देती है। और बाहर जाने पे पता लगता है कि यिनजी की साइकिल तो चोरी हो चुकी है। तो शाओतू भी उसको घर पे कॉल नहीं करने देती, बल्कि अपनी साइकिल उसे देकर भेज देती, जिसको वो चलाते हुए काफी फनी लग रहा था। और फिर से लिंग उसको समझाने लगता है कि तुम समझ जाओ, वो तुम्हें गलत वे में यूज कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसका इरादा ठीक है। पर शाओतू तो अपने ख्वाबों में होती है। नेक्स्ट डे एक ही साइकिल पर दोनों जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में सीनियर मिल जाती है, जिसे देखने के बाद लिंग चाओ एक भी सेकंड के लिए वहाँ पर नहीं रुकता, बल्कि शाओतू को वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर शाओतू और जैंग दोनों बातें करते हुए आ रही होते हैं कि मुझे लगता है कि सीनियर काफी जेलस हुई है तुम्हें और लिंग को एक साथ में देखकर। शाओतू तो इस बात को नहीं मान रही होती, पर जैसे थोड़ा आगे जाते हैं तो वो सीनियर के मुंह से ये बात खुद सुन लेती है। अब इस बात पर तो शाओतू को उस पर काफी गुस्सा आता है, यहाँ तक कि बातें भी सुना देती है। और उसकी फ्रेंड जैंग तो उस पर काफी खुश हो रही होती है कि मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बातें भी सुना सकती हो। तो वो कहने लगती कि ऐसे ड्रामास नहीं देखती, देखो फायदा भी होता है ड्रामा देखने में, टाइम वेस्ट नहीं है। और फिर जब ब्रेक होती है तो ये लोग कैफे में आकर खा रहे होते हैं, वहीं पर इनके पास यिनजी भी आकर बैठ जाता है। यिनजी को देखकर वो कहने लगती है कि रूल्स को फॉलो करो, तुमने सेपरेट में जाकर बैठना। तो वो कहता है कि नहीं, अब जरूरत नहीं है, क्योंकि सर के बेटे की शादी होगी और हमें यहाँ पर रोकने के लिए कोई भी नहीं है। और फिर शाओतू कंप्यूटर क्लास में दिखाई जाते हैं, जहाँ पर वो जैंग बनकर लिन चाओ को मैसेज करती है और काफी फ्लर्ट भी कर रही होती है। इसी फ्लर्ट में वो कहती है कि हम क्या पास वाले एक न्यू रेस्टोरेंट में चले जहाँ पर चिकन पीसेस मिलते हैं। अब ये सुनकर उसकी फ्रेंड तो कहने लगती है कि मैंने तो नहीं जाना, पर शाओतू कहती है कि देखते हैं कि क्या कहता है। पर लिन चाओ तो आगे से उसको पहचान लेता, कहने लगता है कि शाओतू अगर तुमने वैसे ही चिकन खाने तो कह दो, इस तरह करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये मैसेज देखने के बाद तो शाओतू परेशान से हो जाती है कि इसको कैसे पता चला। शाओतू अपनी फ्रेंड के साथ मिल्क टी पीते हुए निकल रही होती है, जो यिनजी ने उन्हें लेकर दी थी। शाओतू तो पीते हुए काफी खुश हो रही होती है। अब जैंग भी उसे देखकर कहने लगती है कि मतलब तुम उसे लाइक करती हो। तो वो कहने लगती है कि नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। तो वो उसको उसकी दी हुई चीजें काउंट करवाने लगती है कि तुम्हें उसने क्या दिया और तुम इतना खुश हुई थी। अब इस बात से तो शाओतू को भी शक होने लगा था। यिनजी दिखाया जाता है जो तैयार वगैरह हो रहा होता है शाओतू से मिलने के लिए, पर शाओतू ने तो उसे कराटे के लिए बुलाया होता है। अब यिनजी को मारना तो आता नहीं होता, वो शाओतू के आगे आगे भाग रहा होता है, शाओतू उसके पीछे पीछे। तो लिंग दिखाया जाता है जो घर पर आता है तो देखता है कि एंट्रेंस पे उसके डैड के शूज भी पड़े हुए हैं और फिर उसके डैड ने यहाँ बैठकर खाना भी खाया गया देखकर तो वो वैसे ही फौरन वहाँ से दोस्त का बहाना करके चला जाता है। और यिनजी जो शाओतू के साथ आ रहा होता है तो वो उसके साथ काफी बातें भी कर रहा होता है, यहाँ तक कि उसको सिंगिंग करके भी दिखाता है। वो भी इसी वजह से क्योंकि शाओतू की नेक्स्ट लेवल सिंगिंग सुनने के बाद अब शाओतू से बाई करके आ रही होती है तो वो लिंग चाओ को सामने बैठा देखकर डर जाती है। और फिर से लिंग चाओ उसको यही बात समझाने लगता है कि उससे दूर रहो, पर वो कहाँ उसकी बात सुनने वाली थी। वो भी उसी बातें सुनाकर उल्टा वहाँ से चली जाती है। और फिर जब लिंग शाओतू के घर पर आता है तो देखता है कि सभी उसके दोस्त आए हुए हैं पर उसको इनवाइट नहीं किया गया। तो वो उसे कहने लगता है कि बाकी सबको इनवाइट किया पर मुझे क्यों नहीं किया। तो वो कहने लगती है कि यहाँ घर पर स्लीपर्स नहीं है। तो लिंग पूछने लगता है कि मेरे किसने पहने। तो दिखाया जाता है कि वो स्लीपर्स तो यिनजी ने पहने होते हैं। अब ये देखने के बाद लिंग शाओतू के स्लीपर्स ले लेता है और शाओतू जो दो लड़कों के दरमियान में बैठी होती है। फिर वो लोग ट्रूथ और डेयर वाली गेम खेलते हैं जिसमें सभी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। लास्ट में यिनजी से पूछा जाता है कि तुमने क्या सच छुपा कर रखा हुआ है। तो वो बताने लगता है कि मैं काफी टाइम से शाओतू का पीछा कर रहा था। तो शाओतू कहने लगती है कि हाँ मुझे पता था। तो वो कहता है कि मैं कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहा था पर मुझे खुशी है कि तुम मेरी दोस्त बनी। तो वो कहती कि हाँ मैं भी खुश हूँ। अब इसकी बातों के बाद लिंग को याद आता है कि उसने अपने डैड से कहा था कि वो काफी टाइम से इसका पीछा कर रहे हैं, पर असल में वो पीछा नहीं कर रहे थे बल्कि यिनजी इनके पीछे था। शाओतू अपने सब दोस्तों को भाई सी ऑफ करने के लिए जाती है और साथ में लिंग भी उन्हें सी ऑफ करने के लिए जाता है। उनको सी ऑफ करने के बाद जब अपने घर की तरफ जाने लगता है तो आगे से उसके डैड आ रहे होते हैं। अब लिंग चाओ का दिल ही दिल में दिल तो कर रहा होता है कि अपने डैड को बुलाए, पर वो चुप करके वहाँ से ऊपर जाने लगता है। ऊपर जाकर भी अपने डैड को जाते हुए देख रहा होता है। और स्कूल में दिखाया जाता है कि शाओतू की क्लास सब्जेक्ट चूज कर रही होती है जो उन्हें पसंद होता है, जिसमें उनकी परसेंटेज के हिसाब से उन्हें वो सब्जेक्ट मिल सकता है। क्लास का टॉपर जैसी जिसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या सब्जेक्ट ले, सर भी उसको सोचने का दोबारा टाइम देते हैं कि अच्छे से
सोच कर सिलेक्ट करो। पर जब वो ऊपर सोचने के लिए आया होता है तो वहीं पर जैंग भी आ जाती है जो अपने आइडल की पिक्स वगैरह छुपाने के लिए आई थी, पर उसको देखने के बाद डर जाते हो, कहने लगती है कि ये हमारे दरमियान राज रहेगा। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और फिर जैंग उसको साइड देखकर पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ, और फॉर्म को देखकर वो समझ जाती है कि इससे डिसाइड नहीं हो रहा कि इसने कहाँ पर जाना है। तो जैंग उसको काफी मोटिवेट वगैरह करती है, जिसके बाद तो वो डिसाइड कर लेता है कि मैंने कहाँ पर जाना। ये बात जाकर वो सर को भी बता देता है, क्योंकि सर चाहते थे कि ये साइंस सब्जेक्ट में जाए, पर वो साइंस सब्जेक्ट में नहीं जाता। और नेक्स्ट डे हमें लिंक दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है, तो उसके डैड भी आ जाते हैं। अपने डैड को देखने के बाद पहले तो रूम में चला जाता है, पर उसके डैड कहने लगते हैं कि लगता है मुझे चला जाना चाहिए, और वैसे भी लिंक मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। लिंक बाहर तो आता है पर अपने डैड को नहीं बुलाता, बल्कि वहीं से बाहर चला जाता है। ये देखकर उसके डैड को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा होता। लिंक की मॉम की भी तबीयत खराब लग रही होती है, और शाओतो की मॉम शाओतो से बात करते हुए दिखाई जाती है, जो शाओतो से कह रही होती है कि तुम्हारा क्या कोई ड्रीम नहीं है, तुम क्या लाइफ में कुछ बनना नहीं चाहती। अब ये बात सुनकर तो शाओतो भी सोचने लगती है कि मेरा क्या ड्रीम है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करना चाहती हूँ। और उसकी मॉम कहती है कि सारी जिंदगी तुम ऐसे तो नहीं रह सकती, तुम्हें कुछ करना होगा अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए। और इसी में शाओतो के मॉम डैड की आपस में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि डैड शाओतो का साथ दे रहे होते हैं। अब लड़ाई होने के बाद शाओतो के डैड जब बाहर आकर बैठे होते हैं तो पास में ही लिंक भी बैठा होता है, पर उन्हें तो इस बात का पता नहीं होता। वो तो बैग से देखकर बातें वगैरह लड़ाई कर रहे होते हैं। ये देखकर लिंक कहने लगता है कि गॉडफादर आप ये क्या कर रहे हैं, क्या आप भी मेरी तरह यहाँ पर सैर करने आए हैं। तो शाओतो के डैड तो वहीं पर चुप हो जाता है। सामने से कॉटन कैंडी सेल करने वाला गुजर रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों ने ही कॉटन कैंडी ले ली होती है और दोनों ही खा रहे होते हैं। फिर शाओतो के डैड कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर जाऊँ जहाँ पर बड़े लोग जाते हैं, पर तुम्हें जाने के बाद वहाँ पर मजा आ जाएगा। अब लिंक तो फौरन से मान जाता है। गॉडफादर उसको जिस जगह पर लेकर आते हैं वो कोई और जगह नहीं बल्कि लॉटरी होती है, जहाँ पर गॉडफादर की एक भी लॉटरी नहीं निकलती, जबकि लिंक की काफी ज्यादा निकल आती है। लिंक कहने लगते हैं कि अगर आपकी नहीं निकली तो मैंने तो काफी ज्यादा पैसे बना लिए ना, तो हम कहीं और चलते हैं। तो गॉडफादर भी उसे कहने लगते हैं कि जहाँ पर जवान बच्चे जाकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तुम मुझे वहाँ पर लेकर चलो जैसे मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो लिंक भी उन्हें एक जगह पर ले जाता है, जहाँ पर जाने के बाद शाओतो के डैड तो खाने की वीडियो देख रहे होते हैं, जिसको देख देख कर ही उन्हें भूख लग जाती है। अब शाओतो के डैड जो घर से लड़कर गए थे वो वापस घर पर आ जाते हैं। याद है कि उनकी वाइफ ने तो उनके लिए खाना भी बना कर रखा था। और शाओतो दिखाई जाती है जो स्कूल जाते वक्त कैमरे से सबकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है, पूछते हुए कि आपका ड्रीम क्या है। सभी उसको अपना ड्रीम बता रहे होते हैं। लिंक चाओ से पूछने लगती है, पर लिंक चाओ जब उसको अपने ड्रीम के बारे में बता रहा होता है, इतने में वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं। प्रिंसिपल उसके कैमरे को देखकर कहने लगते हैं कि क्या तुम स्कूल में कैमरा लाई हो। तो शाओतो कहने लगती है कि सर मैं बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, क्या आप भी मुझे बताएंगे कि आपका ड्रीम क्या है। अब प्रिंसिपल भी उसको अपना ड्रीम बता ही रहे होते हैं, तभी बेल हो जाती है। तो प्रिंसिपल सब पर गुस्सा करने लगते हैं, चलो क्लासेस में चलो। और फिर लिंक शाओतो के घर पर दिखाया जाता है जो अपने डैड के जाने का घर से वेट कर रहा होता है। और शाओतो से कहने लगती है कि कब तक अपने डैड से इस तरह बचते रहोगे, ना उन्हें अच्छा लगता है ना तुम्हें अच्छा लगता है, क्यों नहीं उनकी माफी को एक्सेप्ट कर लेते, उनसे भी गलती हो गई है। और वैसे मुझे नींद आ रही है, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अब जैसे उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं तो वो भी शाओतो को कह के चला जाता है कि सो जाओ। और फिर जब वो अपने घर पर जा रहा होता है तो वापस उसके डैड आ जाते हैं मेडिसिन वगैरह लेकर, और लिंक को देखकर वहीं पर रुक जाते हैं कि लिंक उन्हें देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। पर इस बार लिंक वहीं पर खड़ा रहता है। उसके डैड कहने लगते हैं कि अपनी माँ का भी ख्याल रखो, उसके बारे में भी सोचो, उसकी भी तबीयत खराब है, और ये मेडिसिन जाकर अपनी मॉम को दे देना। अब मेडिसिन को देखते हुए और अपने डैड को देखते हुए लिंक चाओ को शाओतो की बातें याद आ रही होती हैं। अपने डैड से मॉम के लिए मेडिसिन पकड़ लेता है। उसके डैड कहने लगते हैं कि मैं चलता हूँ, तुम आराम से ऊपर चले जाओ। पर लिंक उन्हें रोकते हुए कहने लगता है कि आप भी मेरे साथ चले। सुबह मॉर्निंग में बाप बेटा दोनों इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे होते हैं। स्कूल में शाओतो की क्लास सिखाई जाती है, जिसमें सर उन्हें बता रहे होते हैं कि आप लोगों की पीटीएम आने लगी है। अब सभी आपस में बैठकर पीटीएम के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कौन किसके घर से आएगा। शाओतो तो कहती है कि मेरे मॉम डैड तो घर से जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता मेरे मॉम डैड आएंगे, बल्कि मेरी गॉड मदर आ जाएंगी। और फिर हमें घर पर दिखाया जाता है कि शाओतो की गॉड मदर सच में उसकी पीटीएम लेने के लिए तैयार वगैरह हो रही होती है, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को भी तैयार कर रही होती है ताकि वो अपने बेटे की पीटीएम लेने के लिए चले जाएं। और फिर लिंक के डैड जब लिंक की मॉम को नेकलेस पहनाने लगते हैं तो इन्हीं में उनकी बातें हो रही होती हैं। और लिंक की मॉम कहती है कि अगर आप मुझे पैसे ना भेजते होते तो आज मैं जहाँ पर हूँ मैं वहाँ पर ना होती, क्योंकि दूर रहकर भी लिंक के डैड अपनी वाइफ को पैसा भेजा करते थे। और कहने लगते कि नहीं मैंने बहुत गलत किया है, मैं सही से बाप नहीं बन पाया। पर वो कहने लगती कि नहीं आपने कुछ भी गलत नहीं किया, बच्चों को तो इन बातों का पता भी नहीं है। और शाओतो जियांग के पास जाती है, उसको सैड देखकर पूछने लगती कि क्या हुआ। तो वो कहने लगती कि मैंने अपने डैड से कहा था कि आकर मेरी पीटीएम ले लें, पर जब उन्होंने टाइम पूछा कि कब आना है तो मैंने 2 घंटे लेट का टाइम दिया। अब तो बस मेरी यही दुआ है कि पीटीएम जल्दी से खत्म हो जाए, मेरे डैड आने में लेट हो जाए। और इधर पीटीएम स्टार्ट हो चुकी थी। लिंक की मॉम आकर बैठी होती है और शाओतो की गॉड मदर उनके पास यानसी की मॉम आ जाती है। यानसी की मॉम तो लिंक की मॉम को जरा भी अच्छी नहीं लग रही होती। और जब पीटीएम स्टार्ट हो जाती तभी लिंक के डैड पहुंच जाते हैं और ये सभी बच्चे बाहर बैठकर अपने मॉम डैड की मीटिंग खत्म होने का वेट कर रहे होते हैं, जिसमें जियांग तो बस यही प्रे कर रही होती है कि मेरे डैड ना आए,
में अगर वो आ गए तो पैसे भी बंद हो जाएंगे और मैं अपने आइडल की पिक्स और एल्बम्स वगैरह कैसे लूंगी। ये सब बातें कहते हुए रो रही होती है और शाओतू उसे चुप करवा रही होती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जियांग के भी डैड पहुंच चुके थे और घर का सीन दिखाया जाता है शाओतू के घर पर। लिंक के मॉम डैड आकर बैठे होते हैं। लिंक की मॉम शाओतू की मॉम से बात कर रही होती है, कह रही होती है कि मुझे जरा भी यानजी की मॉम अच्छी नहीं लगी, मुझे नहीं लगता हमारी शाओतू वहाँ पर जाके खुश रहेगी। मैं तो चाहती हूँ कि शाओतू को तो यानजी से प्यार ही ना हो बल्कि मैं उसको ले लूंगी, वो मेरी बेटियों जैसी है, मेरे बेटे के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस रिश्ते से तो शाओतू की मॉम भी काफी खुश होती है, कहने लगती है कि हाँ लिंक तो काफी अच्छा बच्चा है। उनके डैड्स भी मान जाते हैं। और इधर जियांग दिखाई जाती है जो सर के पास आई होती है। सर उसे कहने लगते हैं कि अगर तुमने पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस दी तो मैं तुम्हें उनकी पिक्स वगैरह ला कर दूंगा। इससे तो जियांग खुश हो जाती है और जियांग की परफॉर्मेंस की वजह से सर उसको पहली जो चीज एल्बम ला कर देते हैं वो उसका नहीं ला कर देते जिसकी जियांग फैन होती है। जियांग तो उन्हें मना कर देती है कि मुझे ये नहीं चाहिए बल्कि मैं तो दूसरे की फैन थी। अब सर को तो शाओतू पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि सर ने तो शाओतू से पूछा था। उसके बाद दिखाया जाता है जब दोनों दोस्त क्लास से बाहर निकली होती है तो वो कुछ लड़कियों की बातें सुनती है। वो लड़कियां तो कह रही होती है कि शाओतू की मॉम लिंक की स्टेप मॉम है। ये सुनकर तो शाओतू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है पर वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती बल्कि वहाँ से चली जाती है। बल्कि शॉलिंग उसकी जगह पर आकर बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। अब ये बात पूरे स्कूल तक फैल चुकी थी। शाओतू तो अपना मुंह छुपा रही होती है पर फिर भी लिंक उसको सामने से आकर पकड़ लेता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हारा यानजी के साथ रिलेशन है। तो वो कहने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। तो वो कहने लगता है कि तो दूसरी जो बात फैली हुई है वो क्या सच है। तो वो कहती है कि नहीं कुछ भी सच नहीं है। तो इसके बाद वो उसे वहाँ से पकड़ कर लेकर जाने लगता है और फिर दोनों एक दूसरे को मजाक करते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। लिंक जो शाओतू के घर पर आकर बैठा होता है तो शाओतू की मॉम भी शाओतू के लिए फ्रूट्स लेकर आती है पर उसके डैड जब देने के लिए नहीं जा रहे होते तो लिंक उनकी जगह पर देने के लिए जाता है। पर शाओतू के रूम में जाने के बाद वो देखता है कि शाओतू तो यिनजी के साथ कॉल पर लगी हुई है। जैसे ही लिंक को देखती है तो कॉल जल्दी से कट कर देती है। अब ये देखने के बाद लिंगू से कहने लगता है कि तुम बिल्कुल पागल लग रही थी। तो वो कहने लगती कि कैसे। तो वो उसे बताने लगता है कि तुम कॉल पे बात करते हुए क्या क्या कर रही थी। पर शाओतू तो लिंक से भी बिल्कुल वैसे ही बात कर रही होती। तो लिंक कहने लगता है कि मेरे साथ बिल्कुल सही बात करो। तो वो लिंक को मानने लगती है। तो लिंक कहने लगता है कि आप कुछ ठीक लग रहा है और फिर शाओतू लिंक को अपने पास से एक क्वेश्चन समझने के लिए बिठा लेती है। पर लिंक जिस चीज को पकड़ा होता है वो यिनजी की होती है। ये देखकर तो लिंक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। अब लिंक जब अपने फ्रेंड के साथ क्लास में बैठा होता है तो उसका फ्रेंड उसको दिखाने लगता है कि वो देखो वो शाओतू जा रही है ना। तो शाओतू किसी और के साथ नहीं बल्कि यिनजी के साथ जा रही होती है। ये देखकर उसका फ्रेंड कहने लगता है कि दोनों इतने क्लोज है, मुझे तो लगता है कि ये फ्यूचर में तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बनने वाला है। अब ब्रदर इन लॉ का सुनते ही लिंक तो सोचने लगता है कि जब मैं इनके घर पर जाऊंगा तो इनके बच्चे होंगे और ये दोनों एक साथ बैठे होंगे और वो भी एक बच्चा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बच्चे होंगे। अब ये सोचते लिंक तो बहुत ज्यादा डर जाता है, यहाँ तक के वो तो अब शाओतू के पीछे पीछे कैफे तक भी आ जाता और यिनजी के साथ बैठकर खाने लगता है। और फिर लिंक जब अपनी क्लास में होता है तो लान वही सीनियर उसके पास आते है, उसको एग्जीबिशन की टिकट देने लगती है। पर लिंक तो उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करता बल्कि कहने लगता है कि मुझे बुक लेने के लिए जाना है तो मैं वहीं पर जा रहा हूँ। तो वो पूछने लगती है कि तुमने कौन सी बुक लेनी है। तो लिंक उसको बुक का नेम बता देता है। अब लिंक के जाने के बाद जब उसका फ्रेंड आता है जो लान को लाइक करता होता है, लान उसको बुलाकर कहने लगती है कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शाओतू अपनी फ्रेंड के साथ बुक लेने के लिए पहुंच जाती है। उसकी फ्रेंड तो बस नॉवेल्स कॉमिक्स वगैरह के बारे में सोची होती है, वो तो उसी की बुक लेती है। पर शाओतू ने अब सोच लिया था कि वो इंग्लिश पढ़ेगी और न्यू न्यू वर्ड्स को सीखेगी। अब जियांग जब उसको एक बुक देती है तो वो उस बुक को नहीं लेती बल्कि एक दूसरी बुक को ले लेती है और कहने लगती है कि इस बुक में मुझे ज्यादा इंग्लिश लग रही है। और वो बुक कोई और नहीं बल्कि वही वाली बुक होती है जो लिंक ने ले ली होती है। और लिंक दिखाया जाता है जिसके फ्रेंड को काफी ज्यादा फ्लू हुआ होता है। लिंक उससे पूछने लगता है कि तुम्हें ऐसा क्यों हुआ। वो बताने लगता है कि मैं एक चीज ढूंढ रहा था जिसकी वजह से मुझे बाहर रहना पड़ा था और मुझे सर्दी हो गई। लिंक पूछने लगते कि तुम क्या चीज ढूंढ रहे थे। वो तो उससे नहीं बता रहा होता। वहाँ से बाहर जब चला जाता है तो लान लिंक के पास आते और वही वाली बुक देने लगते हैं, कहने लगती कि मैंने तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। पर लिंक उससे वो वाली बुक नहीं लेता और कहने लगते कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और ये सब सीन बाहर से खड़ा होकर उसका फ्रेंड भी देख रहा होता है जिसने ये बुक उसको ला कर दी थी। और लिंक को तो इस बात का पता होता है कि उसके फ्रेंड ने लाकर ये वाली बुक दी थी। तो वो तो उसे कह देता है कि ये तुमने बुक उससे मेरे लिए मंगवाई है पर क्यों, और उसको साफ रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। अब बाहर ग्राउंड में पहले से ही उसका फ्रेंड आकर खड़ा होता है। लिंक आकर उससे बात कर रहा होता है पर वो उसे कहने लगता है कि तुमने उससे बुक क्यों नहीं एक्सेप्ट की। तो वो कहने लगता है कि जब तुमने उसको बुक ला कर दी तो मैं उसकी बुक को क्यों एक्सेप्ट करूं। तो वो तो उससे कहने लगता है कि तुम्हें उस बुक को एक्सेप्ट करना चाहिए था, मुझे पता था कि उसने तुम्हारे लिए मंगवाई है पर फिर भी मैं उसकी नजरों में आना चाहता था कि वो मुझे अपना एक दोस्त बना ले। सब लोग मुझे बुली किया करते थे पर हमेशा लाल ने मुझसे स्माइल करके ही बात की है, ऐसा आज तक मुझसे किसी ने नहीं किया। अब इस बात पर तो लिंक को गुस्सा आ जाता है, कहने लगता है कि किसी की अटेंशन के लिए तुम कितना भी गिर जाओगे, तुम अपने आप को अच्छा क्यों नहीं समझते हो। इन दोनों की इसी तरह लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और इसी लड़ाई में लिंक का फ्रेंड उसको मार भी देता है पर लिंक उसको फिर भी कुछ नहीं कहता। वो मारने के बाद वहाँ से चला जाता है और घर पर यिनजी दिखाया जाता है जिसको मूवी के लिए शाओतू ने कहा होता है
अब वो तो काफी खुश होकर तैयार हो रहा होता है कि मुझे मूवी देखने के लिए जाना है, और दूसरी तरफ शाओतो भी तैयार हो रही होती है। पर इतने में शाओतो के घर पर लिंचाओ आ जाता है। लिंचाओ को चोट लगी देखकर उससे पूछे लगती कि ये क्या हुआ, तो वो कहने लगता है कि बास्केटबॉल लगी थी। तो वो कहती कि मुझे नहीं लग रहा कि ये बास्केटबॉल लगी है, पर फिर भी जब लिंग आकर बैठ जाता है तो वो उसको मेडिसिन वगैरह लगाने लगती है। शाओतो जब उसको मेडिसिन लगा रही होती तो लिंग तो उसे देखी जा रहा होता है। अब मेडिसिन लगाने के बाद जैसे ही शाओतो हटती है तो उससे छुपके मेडिसिन हाथ में लेने लगती है। तो वो कहने लगता है कि पहले तुम मुझे मेडिसिन खिला दिया करती थी, पर तुम अब मुझे अपनी ट्रिक्स में नहीं ले सकते, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो वो कहती है कि तुम बचपन से मेडिसिन से डरते हो, पर फिर भी मैं तुम्हें खिला देती हूँ। तो वो कहता है कि इस बार नहीं खिला पाओगे, पर अब की बार भी शाओतो से कहने लगती कि मैं तो ये खा रही हूँ। तो वो भी उस चीज को उससे लेने लगता है, और इसी लेने देने में शाओतो उसके मुंह में मेडिसिन डाल देती है, उसके मुंह के आगे हाथ रख देती है कि बाहर नहीं निकालना, और पानी देती है। अब इस वजह से लिंग मेडिसिन खा लेता है। एक बचपन का भी सीन इनका दिखाया जाता है जिसमें शाओतो सेम इसी तरह इसको मेडिसिन खिला देती है खाने के साथ। और दूसरी तरफ यानजी दिखाया जाता है जो सिनेमा के बाहर शाओतो का वेट कर रहा होता है, पर शाओतो तो आती नहीं, बल्कि उसे तो भूल भी जाता है कि मैंने कहीं मूवी देखने के लिए भी जाना था। वो उसे काफी कॉस्ट करता है, उसको सर्दी भी लग रही होती है। और इधर हमें नेक्स्ट स्कूल में दिखाया जाता है कि लिन का फ्रेंड जब अकेला ऊपर आकर बैठा होता है तो उसके पास वहाँ पर लान भी आ जाती है। लान कहने लगती कि मुझे नहीं इस बात का पता था, पर मैं तो हमेशा से सबके साथ अच्छे से बात करती हूँ, पर लोग समझते होते हैं कि मैं अच्छे से बात कर रही हूँ, इसका मतलब मुझे उनसे कुछ चाहिए या मैं उनकी फेक तारीफें कर रही हूँ। पर वो कहने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जैसे हो तुम बहुत अच्छी हो, लोगों का क्या है वो तो बातें करते ही है। पर वो उसे कहने लगती है कि तुम सच में अच्छा बहुत अच्छे हो। तो वो भी खुश हो जाता, कहने लगता है कि तुम भी बहुत अच्छी हो। तो तभी वो उसको वही एग्जीबिशन वाला टिकट देते हुए कहने लगती कि तुम मेरे साथ चलोगे। वो तो फौरन से मान जाता है कि हाँ ठीक है। अब शाओतो दिखाई जाती है जो कैफे में बैठकर खाना खा रही होती, तभी उसे पता लगता है कि यानजी को फीवर हुआ है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आया और फ्लू भी हुआ है। अब ये बात सुनकर तो शाओतो को याद आता है कि रात में तो मैंने उसके साथ मूवी देखने के लिए जाना था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ सोची होती कि मुझे उसे कैसे सॉरी करनी चाहिए, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और इधर लिंक दिखाया जाता जो अपना चुप करके बैठा होता, तो उसका फ्रेंड आकर उसको देखने लगता है कि मेरी मार की वजह से इसको चोट लगी हुई है और पानी भी नहीं पिया जा रहा। तो वो जल्दी से उसके लिए स्ट्रॉ लगा देता है। अब लिंक उसको फिर भी कोई बात नहीं करता, बल्कि उसका फ्रेंड उसको बुलाने लगता है और साथ में उसको और भी पीने के लिए चीजें दे रहा होता है कि तुमने ये पीना है तो ये पी लो। और लिंक भी मना नहीं करता, उनमें से एक चीज को सिलेक्ट करके पी लेता है और बाकी जो बच जाते हैं वो लान के लिए ले जाता है। अब शाओती फाइनली यानजी को कॉल कर देती है, यानजी भी उसके कॉल अटेंड कर लेता है। शाओती उसे सॉरी करने लगते, कहने लगते है कि मैं भूल गई थी, पर मैं तैयार जरूर हुई थी। तो वो उसे कह रहा होता है कि कोई बात नहीं। तो शाओती उसे बताने लगती है कि घर पर लिंक आ गया था जिसे चोट लगी हुई थी, इसलिए मैं उसके ख्याल में लग गया, मुझे भूल गया। अब ये सुनकर यानजी को अच्छा नहीं लगता, तो वो उसे पूछने लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के कितना क्लोज हो, क्या वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। तो वो कहती है कि हाँ। तो वो उससे पूछता है कि मुझसे भी ज्यादा अच्छा फ्रेंड है, जिस पर शाओती चुप हो जाती है। तो वो बात को बदलते हुए कहने लगता है कि रहने तो मुझे नींद आ रही है, मैं सोता हूँ। और जियांग दिखाई जाती है जो शाओती के घर पर आई होती है, क्योंकि उसने जो छुट्टी का काम करना था वो इसी के घर पर आकर करना था। अब इसके बाद जब जियांग ने घर पर जाना होता है तो वो उसको सी ऑफ करने के लिए भी जाती है, पर एक साइड से शाओती को गिटार बजाने की आवाज आती है, तो वो भी वहाँ पर देखने के लिए चली जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका चाइल्डहुड फ्रेंड होता है जिसका नेम यूजुन होता है। अब ये भी यूजुन के लिए खड़ी हो जाती है, उसके लिए क्लैप करने लगती है। यूजुन भी उसको देखता है। शाओती जब घर पर आकर बैठी होती तो उसको अपने मॉम डैड से पता लगता है कि शॉलिंग का वही वाला कजन जो अब्रॉड चला गया था वो वापस आ गया है, और उन्होंने यहाँ पास में एक स्टॉल भी लगाया हुआ। ये सुनते साथ ही शाओती तो घर से निकल जाती है और उसके स्टॉल पे पहुँचने के बाद कहने लगती कि मैंने ये लिखवाना है। शॉलिंग तो सोचे होते कि देखो इसको खाना पीना याद आ रहा है, जबकि लोग पता नहीं क्या क्या लिखवाते हैं। पर इतने में वहाँ पर लिंक भी आ जाता है। शॉलिंग कहने लगती कि लिंक तुमने क्या लिखवाना है, मैं तुम्हें लिखवा देती हूँ। पर लिंक कहने लगती कि मुझे कुछ भी नहीं लिखवाना। शाओती खुद ही उसकी जगह पर लिखवा देती है। अब इसके बाद शाओती तो साइड पर शॉलिंग को ले आती है और कहने लगती है कि तुम मेरा क्या एक काम करोगी। तो वो कहने लगती है कि तुम भूल रही हो कि हम इतनी अच्छी दोस्तें नहीं है। तो वो कहती है कि प्लीज ये जून को मेरे घर पर भेज दो ना। तो वो कहती है कि मैं क्यों भेजू उसको तुम्हारे घर पर, हाँ एक शर्त पर लेकर आ सकते हैं, अगर तुम लिंक को अपने घर पर बुला लेती हो। तो वो सोचने लगती कि लिंक को मैं कैसे बुलाऊंगी। तो शॉलिंग कहती है कि मतलब तुम मेरे कजन से मिलना नहीं चाहती ना। तो शाओती फौरन से मान जाती है कि हाँ हाँ मैं ठीक है, मैं उसको ले आऊंगी। अब इसके बाद शाओती तो पहुंच जाती है लिंक के पास उसको मनाने के लिए। उससे जाकर बातें वगैरह कर रही होती है और पूछी होती कि ये जून किस तरह का लड़का है। तो वो कहने लगती है कि अच्छा तो है, पर तुम इस बात के बारे में क्यों पूछ रही हो। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है कि हम छोटे होते से दोस्त हैं। और लिंक को मना भी लेती है कि तुम मेरे घर पर आकर मुझे वेकेशंस का काम करवा देना। पर लिंक कह रहा होता है कि मैंने तो कब से अपना काम कर लिया। तो वो कहती कि तुम इंसान भी हो या नहीं, पर मुझे आकर मेरा काम करवा देना, वरना मैं नहीं कर सकती। तो वो मान जाता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, और फिर अपने छोटे होते का एल्बम लेकर बैठ जाते जिनमें इन सब की पिक्स होती हैं। इन्हीं पिक्स को देख देख कर दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और शाओती तो यही कही जा रही होती कि ये जून कितने अच्छे से मेरा ख्याल रखता था। और ये बात करने के बाद उन पिक्स को भी अपने साथ ही लेकर जाने लगती है। उसे जाते हुए लिंक चाओ रोक लेता है और दोनों
दोनों एक दूसरे की इसी में काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। ये देखकर तो शाओ जल्दी से उसको पिक्स का एल्बम दे देती है और कहने लगती है कि ये तुम ही रखो और आ जाना। तो वो उससे पूछने लगती है कि किस टाइम पर आना है। तो शाओ कहने लगती है कि तुम जिस टाइम पर आना चाहते हो वो बता दो। और वैसे अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंग भी शाओ के घर पर पहुंच जाता है, बाकी सभी पहुंचे होते हैं। शाओ जो ये जिनको ही देखी जा रही होती है, शाओ लिंग बस लिंग को देखी जा रही होती है। अब इसके बाद वो कहने लगती है कि काफी ज्यादा पढ़ लिया, चलो अब हम टीवी देखते हैं। सभी टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं, पर वो ड्रामा भी वो एंड कर देते हैं। लिंग कहने लगता है कि 2 मिनट के लिए पढ़ा, 2 घंटे के लिए टीवी देखा है। और फिर आपस में शाओ और शाओ लिंग बातें करने लगती है कि अगर स्नो हो रही हो और तब बैठकर आप चिकन पीसेस खा रहे हो कितना अच्छा लगता है। अब इसी बात पर ये जिन कहने लगता है कि मैं तुम लोगों को कल घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा, पर शाओ लिंग बताती कि वेडनेसडे को स्नो होने वाली है तो हम उस दिन चलेंगे। तो वो सबका प्लान बन जाता है और उसी दिन ये लोग खाने के लिए पहुंच जाते हैं, पर चिकन पीसेस तो आ जाते हैं पर स्नो नहीं आती। ये लोग स्नो का वेट करते हैं, पर स्नो जब नहीं आती तो शाओ तो खाने लगती है और कह रही होती कि पता नहीं यार स्नो क्यों नहीं हुई। तो लिंग कहने लगता है कि मे भी स्नो की फ्लाइट लेट हो गई होगी। अब इसके बाद शाओ तो काफी ड्रिंक कर लेती है और वो उल्टी सीधी बातें भी कर रही होती है। ये जिनको कह रही होती कि तुम काफी हैंडसम हो और ये जिन उसे कहते हैं कि तुम तो काफी क्यूट हो। अब इसके बाद तो लिंग शाओ को वहाँ से उठा कर ले जाता है और जब दोनों बस से जा रहे होते हैं तो शाओ उसके कंधे पर ही सड़क कर सो रही होती है। ये देखकर लिंग को बुरा नहीं लगता बल्कि उसे अच्छा लग रहा होता है। पर जैसे ही शाओ दूसरी तरफ अपना सर लेकर जाने लगती तो उसका सर लगने वाला होता है। जल्दी से अपना हाथ देकर उसके सर को तो बचाता है, पर इसमें शाओ की आंखें खुल जाती हैं और कहने लगती है कि तुमने मेरे सर पर हाथ क्यों रखा हुआ है। तो फौरन से लिंग उससे दूर हो जाता है। अब लिंग जब अपने घर पर आता है तो उसके डैड उसको एक विला दिखाने लगते हैं जो उन्होंने लिया था और कह रहे थे हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये बात सुनने के बाद लिंग चाहो तो सामना कर देता, कहने लगता है कि मुझे इस घर से कहीं पर भी नहीं जाना और वैसे भी आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, कभी बचपन से आपने मुझसे पूछकर कोई काम किया और अगर पूछ भी रहे हैं तो मेरी बात में नहीं मान रहे। अब इसके डैड तो वहीं पर चुप हो जाते हैं और लिंग वहाँ से चला जाता है। अब ये बात शाओ के घर तक भी पहुँच जाती है। शाओ भी इन बातों को सुन लेती है तो इस बात के लिए वो लिंग के घर पर चली जाती है, पर उसके डैड कहने लगते हैं कि लिंग तो घर पर है ही नहीं। तो वो कहती कि मैं लिंग से नहीं बल्कि आपसे बात करने के लिए आई हूँ। और फिर जब लिंग के डैड के पास बैठ जाती है तो वो उनसे पूछने लगती कि क्या सच में आप यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ सोचा तो है, पर इस बात के लिए लिंग नहीं मारा। मैंने तो उससे कहा था कि ये घर काफी छोटा है तो मैंने तो विला लिया हुआ जो इतना बड़ा है। और यहाँ तक कि लिंग के डैड दिखाने भी लगते हैं कि मैंने उसके लिए रूम और गेमिंग रूम को सेपरेट बनाया था, यहाँ तक कि उसका वॉशरूम भी इस हॉल से बड़ा है। अब ये बातें सुन कर तो शाओ तो भी हो रही होती कि इतना बड़ा घर। और लिंग के डैड बताते हैं कि तुम भी वहाँ पर आ जाना, तुम्हारे लिए भी एक सेपरेट रूम रखा हुआ है। पर शाओ तो कहने लगती कि घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन लिंग चाओ को घर से कोई मतलब नहीं है, घर छोटा हो या बड़ा हो, उसको बस एक फैमिली चाहिए जो एक हैप्पी फैमिली हो, क्योंकि हमेशा से उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई थी। इस बात की समझ लिंग के डैड को भी आ जाती है और शाओ तो ये भी कहकर जाती है कि अगर आप सच में उसको लेकर जाना चाहते हैं तो एक दफा जाकर उसे विला दिखा दे, मे भी वो मान जाए। और घर आने के बाद भी लिंग चाओ के बारे में ही सोच रही होती है और सुबह सुबह ही लिंग चाओ के घर पर पहुंच जाती है। लिंग चाओ से देखकर कहने लगता है कि तुम इतनी सुबह सुबह क्यों आ गई। तो वह कहती कि क्या तुम यहाँ से सच में जा रहे हो। तो वो कहते कि अगर तुम इसी तरह सुबह में आकर मुझे तंग करती रही तो मैं सच में जा रहा हूँ। ये सुनते साथ ही शाओ तो रोने लगती है। वो उसे देखकर कहने लगता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच में रोने लग गई। तो वो उसे बताने लगती है कि यहाँ पर हम ऐसे खेला करते थे, हमारी कितनी यादें हैं। एक एक करके सभी यादों को बता रही होती है। पर लिंग तो उसे रोते देखकर कहने लगता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, तुम्हारी हालत से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें भूख लगी है। तो शाओ तो कहने लगती है कि इस हालत में मैं कैसे खा सकती हूँ। तो वो उसे बताते है कि मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा। अब ये सुनते ही शाओ तो खाने के लिए पहुंच जाती है और फिर जब इतना खाना देखती है तो कहने लगती है कि कहीं ये तुम आखिरी बार तो मुझे नहीं खिला रहे यहाँ से जाने से पहले। तो वो कहने लगता है कि किसने कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तो नहीं यहाँ से जा रहा और ना ही जाऊंगा। अब शाओ तो इतना खुश हो जाती है, उसके सामने सारा खाना रखने लगती कि तुम ये भी खाओ, तुम ये भी खाओ। लिंग तो उसे ऐसे देखकर हंसने लगता है। उनके डैड जब घर पर खाना खाने के लिए बैठे होते हैं तो इतने में लिंग भी घर पर आ जाता है और आते साथ ही अपनी मॉम के पास किचन में चला जाता है। लिंग के डैड दोनों को जब एक साथ देखते हैं तो उन्हें लिंग का बचपन याद आता है कि किस तरह लिंग मुझे खिलाया करता था। अब ये सब बातें सोचने के बाद लिंग के डैड कह देते हैं कि हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे। ये सुनने के बाद तो लिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अभी दिखाया जाता है कि लिंग के घर पर ये जो नया होता है, ये जो उसकी कमरे की चीजें वगैरह देख रहा होता है तो लिंग भी उससे पूछ लेता है कि तुम्हें शाओ तो कैसी लगती। तो वो कहने लगता है कि वो काफी स्पेशल है। अब ये सुनकर तो लिंग सोचने लगता है कि इसको किस तरह की लड़कियां पसंद है और वो भी शाओ तो जैसी लड़की पसंद आ गई। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।